That has been started, right? So we are going to start with the verbs and tenses. Verbs and tenses में verbs हम लिखते हैं पहले, बाद में tenses को define करेंगे हम. And verbs में कितने forms होते हैं? पहला आपका main verb है और दूसरा helping या auxiliary verbs है. These are the two major verbs. वैसे अगर हम लोग bookish language में देखें तो क्या आता है पहले? Transitive verbs is divided in two parts, transitive verb and intransitive verb. But इतना ज़्यादा हमको उसमें नहीं जाना है. We are not going to give the board examination. 10-12 के examination नहीं है हमारा. यहाँ पे हमारे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू वर्ब कितने फॉर्म में होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर दैट, राइट. तो हमको वो सब चीजें नहीं पढ़ना है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ये लिख लिया आपने, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स? हाँ सर. यस, लिख लिया ना. ओके. सो अभी देखते हैं हम लोग मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स कौन कौन से होते हैं ये बताओगे? एक्शन जिसमें होता है. नहीं, एक्शन जिसमें होता है दैट इज ट्रू. अब हमें वर्ब की डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होता है. जो द थिंग्स बस पूछेगा तो define action. anything which is you can say which has action, right, that is called verb. लेकिन आपसे कोई ऐसा पूछेगा नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, वर्ब की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा. यू शुड नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है. वैसे देखा जाए तो फोर्थ एंड फिफ्थ इज नथिंग, ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है. अगर कोई आपसे पूछे वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं वर्ब के फॉर्म? 3. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही 3 होते हैं, राइट. एंड दिस टू क्या है, ये जो फोर्थ और फिफ्थ लिख दिया मैंने, ये क्या है? नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म के डेरिवेटिव है. लेकिन फोर्थ क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो. फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दो, दैट बिकम्स फिफ्थ फॉर्म. तो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऐसा कुछ होता नहीं फॉर्म. दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म के ही पार्ट होते हैं वो. दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ. फर्स्ट पार्ट से डिराइव किया गया है इनको, राइट. तो देयर इज नथिंग शॉर्ट लाइक फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऐसा कुछ होता नहीं है. वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. और ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने बनाया है दैट इज नथिंग बट आईएनजी फॉर्म एंड एसओईएस फॉर्म बोलते हैं हम नॉर्मली. लेकिन हमने डिफाइन करने के लिए बोल दिया, आसान रहेगा बात करने में. दैट इज फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म. क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? चीज यस. ओके. हाँ बोलो. यस, कोई डाउट है क्या? नो सर. नो सर. ओके. अब फर्स्ट फॉर्म में देखें क्या होता है. जैसे अगर मैं बोलूं गो, सबसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. गो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका? वेंट. वेंट. Gone. गोइंग. Going. गोज. इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कम, क्या होता है? Came. Came. अगला कम. अगेन कम हो जाता है. Coming. जो ये फर्स्ट फॉर्म जो था वो थर्ड फॉर्म सेम होता है. हाँ. Coming. देन कमिंग. Comes. if I take let's say take, if I take बोलो तो take ही ले लेते हैं. take का क्या हो जाएगा? Took. Taken. taken, Taking. and takes. ठीक है. then if I take call, Called. Calling. call. ठीक है. आपको ये समझ में आ गया ये इर्रेगुलर है, कोई पैटर्न नहीं है इसमें. देख रहे हो आप, गो, वेंट, गॉन, कोई पैटर्न नहीं है. कम, केम, फिर वापस कम आ गया, फिर टेक, टूक, टेकन, कोई रूल नहीं है. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये हमारा रटा रूल है. अगर हमें बोले कुछ बनाने को नहीं समझ में आया हमको, मैं बोल दूं मोबाइल, तब बोल दो सर मोबाइलिंग मोबाइल्स है ना. अपने मन से बनाना तो ईडी ला के बना देते हैं हम लोग. बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है. ये बहुत ही इर्रेगुलर होता है, इसलिए वर्ब के फॉर्म बचपन से याद कराया जाता है. याद है आपको? Yes, Yes, sir. स्कूल के टीचर हमेशा बोलते हैं यू हैव टू मग अप दिस वर्ब फॉर्म्स बिकॉज़ दे आर व्हाट? दे आर वेरी Irregular. They are very irregular. Verb forms are very irregular. You just note it down. ये लिख लो आप. वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, sir. वैसे मेरी आवाज बहुत तेज है. वैसे क्लियर रहती है.
हाँ लिटिल बिट फास्ट रहता हूँ तो मुझे बता देना, आई विल स्लो डाउन माय पेस। Okay. तो these are verb का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ा हुआ है, ये सब कोई नहीं पूछेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो, कम, टेक, कॉल। गो का मतलब क्या होता है? जाना। जाना। जाना, जाना। ठीक है, वेंट मतलब गया गया। गया, और गॉन मतलब गया चला गया। चला गया। गया है। ये कौन सा गया, डिस्ट्रिक्ट है क्या? ये गया का मतलब गया, ये भी गया गया है, डिफरेंस क्या है दोनों में? गया में ये पूरा चला ये वो पूरा जा चुका है। पूरा जा चुका है, मतलब ये थोड़ा बहुत गया है ये। नहीं भाई ऐसा नहीं है ना, अब तो मजाक बना रहा हूँ, मतलब गया, पूरा गया, थोड़ा गया, ऐसा नहीं है ना। थोड़ी देर पहले चला गया। नहीं ऐसा नहीं है बेटा। तो गो मतलब गया, ठीक है, वेंट मतलब गया था, गया था। और गॉन मतलब जा चुका है। अब बोलो सर गया था और जा चुका में डिफरेंस क्या है? तो जा चुका मतलब इट इज, आपने सुना कभी इसको परफेक्ट टेंस ऑफ यूज आता है, हैज गॉन, हैव गॉन, हैड गॉन। ये नॉर्मली क्या होता है, ये जो नॉर्मली है ये हैज हैव हैड के साथ लगता है, हैज हैव हैड के साथ लगाते हैं हम लोग, है ना। चुका है, Yes, चुके हैं, हिंदी में बोलते हैं हाँ, चुका सर। है, चुके हैं, इस टाइप से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब होता है जा चुका है, यहाँ भी मतलब होता है जा चुका है। देखो यहाँ पे हैज मतलब है भी होता है, यहाँ पे मतलब हमेशा था आएगा। ये सेकंड फॉर्म जो आएगा ना, हमेशा क्या मीनिंग आएगा? था। लेकिन यहाँ पे है भी होता है, हैज का मतलब है होता है, हैव का मतलब भी है होता है, हैड का मतलब सिर्फ था होता है। यहाँ पे एक ही है जो था बनाता है, हैड। बाकी हैज और हैव का मतलब है होता है, मालूम है ना। ही हैज गॉन मतलब क्या होता है? जा चुका है या जा चुका था? ही हैज गॉन, इसमें जा चुका है या जा चुका था? जा चुका है। जा चुका है। और आई वेंट, मैं गया था। मैं गया था, तो यहाँ हमेशा था आता है, ध्यान रखना आप। और यहाँ पे हैड गॉन, आई हैड गॉन मतलब क्या होता है? मैं गया था। अब यहाँ पे बोलो सर आई वेंट देयर, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। और मैं बोलूँ आई हैड गॉन टू दिल्ली, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? मीनिंग तो वही आ रहा है, मैं गया था, मैं गया था। आई वेंट टू दिल्ली, आई हैड गॉन टू दिल्ली, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बाजू वाला जाके आया है। अपन ड्यूरेशन अपन मेंशन कर देंगे। जाके आया, नहीं ये जाके आया क्या, वहीं रह गया क्या? दिल्ली वहां पे क्या मतलब उसको डोमिसाइल मिल गया क्या वहां पे जाके रहा? आई वेंट टू दिल्ली मतलब मैं गया था। यहाँ पे क्लियर नहीं है कब गया था, कहाँ गया था, कैसे गया था। इसमें ड्यूरेशन मेंशन किया जाएगा। यहाँ ड्यूरेशन मेंशन नहीं होता है, लेकिन टाइम मेंशन होता है। या देखो टेंसेस क्या होता है मालूम आपको? एक्चुअली टेंसेस का मतलब क्या होता है? टाइम। लैंग्वेज कभी भी है ना सेंस पे चलता है। लैंग्वेज किस पे चलता है? सेंस पे चलता है, टेंस पे चलता है। ज्यादातर लैंग्वेज जो होता है हमारा सेंस पे चलता है। समझ में आ रहा? आपने बोला सर समझ में आ रहा है, मैं आपको समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया? कल मैंने क्या किया, एक आवाज दे दी है मैंने, समझ में आया? मैंने क्या बोल दिया? अगर मैं ऐसा बोल दूं इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया। और कई बार तो आवाज भी नहीं दूंगा, समझ में आया? इसका मतलब भी क्या होता है? नहीं समझ में आया। समझ में आया? तो लैंग्वेज किस पे चलता है? सेंस पे। और ज्यादातर लोग पढ़ने और लैंग्वेज को सीखने किसी कोशिश करते हैं सेंस से, इसलिए लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती। समझ में आ रहा? इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए हमें? सेंस चाहिए लैंग्वेज का। और हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश सीखने के लिए? टेंस पढ़ते हैं। तो टेंसेस एक पार्ट है, पूरा सेंस नहीं है वो। तो सेंस और टेंस में डिफरेंस है। तो सेंस कई बार क्या होता है, सेंस गलत हो जाता है टेंस सही होने के बाद भी। आप सेंटेंस बना सकते हो, इसका टेंस सही होगा बट सेंस गलत हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि ही इज गोइंग तो समझ में आएगा हाँ सर सही है। मैं बोलूं मोबाइल इज गोइंग, चलेगा क्या? टेंस तो वो भी सही है। भाई मैंने तो क्या लगाया, आपने बोला ही इज गोइंग, अब मैं बोल रहा हूँ मोबाइल इज गोइंग। सर गलत है वो वाला मोबाइल। अरे टेंस के हिसाब से तो सही है ना, ये ही सब्जेक्ट है, यहाँ मोबाइल सब्जेक्ट है। नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये सेंस नहीं बन रहा है बेटा, टेंस तो ये भी बन रहा है, टेंस के हिसाब से तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो लैंग्वेज टेंस पे नहीं चलता, लैंग्वेज किस पे चलता है? सेंस पे। हाँ तो वो पहले ध्यान रखना, बाद में टेंस पढ़ते हैं हम लोग। लैंग्वेज सेंस पे नहीं, टेंस पे नहीं, सेंस पे चलता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है ना टेंस के चक्कर में इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो टेंस जहाँ कोचिंग जाते हैं वहाँ टेंस पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैं जो आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ ये सेंसेस वाला टेंस पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे लैंग्वेज सेंस समझ में आएगा आपको,
टेंसेस के मैं वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, वैसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस, ये सब जो है ना, ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि वो वर्ड्स याद करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब मैं अभी जो समझाऊंगा ना वो आपको सेंस क्लियर हो जाएगा। आपको जब क्वेश्चन दूंगा तो एक झटके में बता दो सर ये सही है गलत है, या है जाएगा, है आएगा, हेड आएगा। तो टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दिस सोच कि अगर टेंसेस पढ़ लिया तो सेंस क्लियर नहीं होता है। तो लेट्स गो बाय रिवर्स प्रोसेस, हम लोग सेंस के थ्रू जाएंगे। तो ये समझ में आया आपको? यहाँ पे गया था, जा चुका था, और यहाँ गया था में डिफरेंस ये है कि ये रिसेंटली गया था। आई हैड गॉन टू दिल्ली, अब आगे बोलना पड़ता नॉर्मली लास्ट ईयर, सिंस 2012। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012। दिल्ली में 2012 से रह रहा था, बट अभी नहीं रह रहा हूँ, लेकिन रह रहा था। तो अभी रिसेंट पास्ट में था वहां पे। ये रिसेंट पास्ट और रिसेंट प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट यूज किया जाता है, और ये नॉर्मल पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे अकबर था, ठीक है ना, अकबर था या बिरबल था या जो था, ये पास्ट में थे, मतलब इनका कोई टाइमिंग डिफाइंड नहीं है, कब था क्या था नहीं बताया मैंने आपको। तो व्हेन द टाइम इज नॉट डिफाइंड देन वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म, व्हेन द टाइम इज डिफाइंड देन वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। इतना डिफरेंस है। तो टेंसेस कुछ नहीं है। टेंसेस इज व्हाट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल। काल मतलब क्या? महाभारत देखा कभी आपने? काल का मतलब क्या होता है? समय। समय मतलब क्या होता है? टाइम। तो टेंसेस कुछ नहीं है, बल्कि क्या है वो? टाइम है, कि प्रेजेंट है। आप देखो ना क्या बोलते हैं काल, हम लोग टेंसेस क्या बोलते हैं? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, यही होता है ना टेंसेस। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या बताते हैं? सर ये टाइम ड्यूरेशन है सर। टाइम ड्यूरेशन है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है? टाइम है। इसी को हम लोग टेंसेस कहते हैं। तो टेंसेस जो काल कहलाता है, काल क्या होता है? इट्स टाइम ओनली। तो ये पूरा टाइमिंग का गेम है। हैड मतलब भी था है, वेंट मतलब भी था है, बट डिफरेंस क्या है? सिर्फ यहाँ पे दोनों में सेंटेंस के हिंदी हिसाब से सेम आएगा, बट डिफरेंस क्या है? टाइम का, कि ये जा चुका था लेकिन वो रिसेंट पास्ट में गया था, और ये गया था लेकिन कब गया था टाइम डिफाइंड नहीं है यहाँ। When the time is not defined then we use verb, when the time is defined then we use verb third form. ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। क्लियर हुआ आपको? ओके। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना आप, यहाँ पे हैज या हैड में से कुछ एक लगाना पड़ेगा वर्ब थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, कुछ तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। बट ये जो सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। आई वेंट, आई हैव वेंट नहीं हो सकता, आई एम वेंट नहीं हो सकता, आई हैड वेंट नहीं हो सकता, आई डिड वेंट नहीं हो सकता, आई विल वेंट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? तो बीच में कुछ भी नहीं लगता। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? वर्ब सेकंड फॉर्म। बट सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, आई गॉन नहीं बोल सकते आप। समझ में आया ना? हम ये बोल सकते हैं ही इज अ गॉन केस, ही इज अ गॉन केस, पागल है वो, ही इज अ गॉन केस। तो इज के साथ गॉन लगा सकते हो आप, जरूरी नहीं हैज या बैठ के दो, इज के साथ भी लगता है। हाँ सर। पैसिव वॉइस में इज एम वर्ब के साथ भी लगता है, ठीक है। जैसे ही वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो ही वाज कॉल्ड भी होता है, ऐसा नहीं कि हैज या बैठ के साथ ही कॉल्ड लगता है। ये तो मैंने जनरल सेंस में बताया आपको, टेंसेस में ये पढ़ा जाता है हैज या बैठ का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बाद में पढ़ा जाता है। अब वहां बताया था कि इज एम के साथ भी लगा सकते हो। अगर बोलो कि ही वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो सेंटेंस गलत है? सही है? ही वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सही किसके साथ लगाया मैंने? कॉल्ड किसके साथ लगाया मैंने? वाज के साथ। थर्ड फॉर्म। में आ रहा आपको? ही वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो कॉल्ड, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सब्जेक्ट के बाद, तो डायरेक्ट क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई कॉल्ड हिम, तो कौन सा कॉल्ड है? ये वाला है या ये वाला है? आई कॉल्ड हिम सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड है। समझ में आ रहा है? और अब मैं बोलूं आई हैव कॉल्ड हिम, अब यहाँ पे थर्ड है कि सेकंड है? थर्ड फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म। कॉल्ड वाला है। समझ में आ रहा है? ये कॉल्ड दोनों में कॉल्ड है, लेकिन डिफरेंस क्या समझ में आया आपको? ये आई कॉल्ड है और यहाँ पे आई हैव कॉल्ड है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो थर्ड फॉर्म आएगा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगना है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा हमेशा। जैसे ही टुक माय मोबाइल या ही टेकन माय मोबाइल। took my mobile, he took my mobile, और he has taken my mobile या he has took my mobile। He has taken my mobile। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद तो डायरेक्टली क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। ठीक है, एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पे
ये गो का मतलब जाना हुआ, कम मतलब आना हुआ, टेक मतलब लेना, कॉल मतलब बुलाना। अब इसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टू के बाद कहीं भी अगर टी और टू लगाए, इसके बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। उसे टर्म्स की जरूरत नहीं है, बट आपको Okay, पता sir. होना चाहिए। इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू के टू बाद जो वर्ब का, जिसपे टू लगता है। नहीं, जिसके बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसे इन्फिनिटिव ओके कहते हैं। सर, ओके। ठीक है। टू के बाद वर्ब का, देखो मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बुकिश लैंग्वेज की तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। चीजें समझ में आ रहा है ना? आपको बुक में कोई नहीं बताता इस टाइप से, कहीं भी किसी भी किताब में देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप से। टू के बाद क्या आता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी। ये पीछे से बैकग्राउंड साउंड बंद करो, घर की आवाज मत सुनाओ मुझे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जैसे आई वांट टू गो या आई वांट टू गॉन। आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू आई वांट गो। टू गो देयर। ठीक है, टू गो देयर। आई वांट टू गॉन चलेगा? नो सर। नहीं। आई वांट टू वेंट, नो सर। आई वांट टू केम, नो सर। आई वांट टू कॉल्ड, नो सर। आई वांट टू कमिंग, नो सर। आई वांट टू टेक, आई हैव टू टेकन, आई हैव टू टेकिंग। नो सर। ओके, क्या? यस सर। आई हैव टू टेकिंग, आई हैव टू टेक आएगा। आई उसके बाद हैव टू हमेशा वर्ब टेक फर्स्ट सर। फॉर्म। आई हैव टू गोज या आई हैव टू कम्स, आई हैव टू टेक्स नहीं। टू के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्लियर हो गया? इसे कहते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। लेकिन टू के बाद कई बार हम लोग जो है आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, मतलब फोर्थ फॉर्म कह लो आप। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी यूज किया जाता है, लेकिन उसमें हम लोग इन्फिनिटिव नहीं कहते हैं। वो कब कहते हैं? जब ये टू क्या हो? प्रेपोजिशन हो। क्या हो? प्रपोजिशन। आपको पता है ना टू क्या होता है? प्रेपोजिशन भी होता है। टू क्या होता है? प्रेपोजिशन भी होता है। सर आपको बैकग्राउंड आवाज बंद करो, किसकी आवाज आ रही है? जस्ट म्यूट योरसेल्फ। वेलकम टू नो। तो जो भी आवाज आएगा तो मुझे पता चलेगा किसके यहाँ से है। तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी लगता है। टू के बाद दो चीज लगता है, या तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कभी भी आपके, ये बता रहा हूँ क्यों, आपको मालूम है? जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, जैसे एक पैसेज आता है, पैसेज के बीच में 5 ब्लैंक्स या 10 ब्लैंक्स आते हैं। प्री में तो 5 ब्लैंक्स आते हैं, मेंस में 10 ब्लैंक्स आते हैं। क्लियर है? Yes, sir. एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में ब्लैंक्स रहते हैं बीच बीच में। अगर कहीं पे पैराग्राफ के पहले टू लगा हुआ है और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है 5 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन दिया है आईएनजी, एक में दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक में दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किस पे टिक लगा सकते हो? तो आईएनजी। दो ऑप्शन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये कैसे मालूम पड़ेगा? यदि टू प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कैसे मालूम पड़ता है कि प्रेपोजिशन है कि नहीं है? जैसे आई वांट टू गो, अब यहाँ आई वांट के साथ टू कंपलसरी है क्या लगाना? आई वांट टू गो में वांट के साथ टू हमेशा लगता है क्या? नो सर। नहीं लगता है। बट मैं बोलूँगी अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू लगता है क्या? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ लगता है। अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू लगता है, तो ये प्रेपोजिशन है। समझ में आ रहा है? Yes, अकॉर्डिंग sir. के बाद टू हमेशा लगता है तो प्रेपोजिशन, मतलब जिसके साथ हमेशा लगता है। जैसे यूज टू, यूज टू, यूज के बाद हमेशा टू लगता है कि नहीं लगता है? तो ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ही यूज टू, मतलब आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ये भी हो सकता है। एंड आई, अगर एम हटा दो तो आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये भी हो सकता है। आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, और आई एम यूज टू टेक टी इन, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर एम हटा दो तो टेक आएगा, और एम लगा दो तो आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा? दोनों सेंटेंस सही है। तो टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, या टू के बाद अगर प्रेपोजिशन है तो वहां पे आईएनजी लगा सकते हो, या फिर टू के बाद आता है ऑब्जेक्ट। टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे गिव इट टू मी, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। चलो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको बेसिक नॉलेज दिया खाली मैंने, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं है उस चीज का, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं और कहाँ यूज होता है ये। इसको हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में।
अभी आपको बेसिक चीज समझ में आया, टू के बाद क्या आता है? टू के अभी बाद आपको step पढ़ा। टू के बाद Verb form इंफिनिटी होता आता है, वर्ब फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहला First फॉर्म आता form. है। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के बाद अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर आपको, और आईएनजी जो आता है बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि टू प्रेपोजिशन की तरह बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर इन्फिनिटिव की तरह यूज होता है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि अगर आईएनजी लगाओ या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो क्या लगाओगे आप? तुक्का मारना है आपको। First form. अगर आपको वहां पे फ्लिप करना है, Verb one. अगर आपको तुक्का मारना है, फ्लिप करना है, तो किस पे टिक लगाओगे? टू का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे। First जब जो कुछ सेंस समझ में नहीं बनेगा आया वो। तो जो सेंस बनेगा, ठीक है बेटा, सेंस गड़बड़ हो जाता है 2 मिनट में। मैं आपसे पूछूं अभी क्वेश्चन, आपका सेंस गलत हो जाएगा। बोलो 50 क्वेश्चन पूछो, 50 से 50 गलत करोगे। अभी सेंस के हिसाब से नहीं जा सकते हो आप वहाँ पे, सेंसेस भी गलत हो जाते हैं कई बार। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, टेंसेस एंड सेंसेस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सेंस के हिसाब से कई बार यहाँ बोला ना, आई हैड गॉन देयर में गया था, आई वेंट देयर में गया था, दोनों में सेंस तो बिल्कुल सेम आ रहा था ना दोनों में, पर गड़बड़ हो गया था। टेंस पता होना चाहिए था ना, ये टाइमिंग का। टेंसेस एंड टेंसेस दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. ये Yes, सिद्धार्थ जावरे, आपके यहाँ से आवाज आ रही पीछे से, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसओएस फॉर्म, ये क्लियर हो गया आपको कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हाँ, लगाया सर। जाता है। ये हमेशा टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म। और ये फिफ्थ फॉर्म कब लगता है? ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये ध्यान रखना आप। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, मतलब एसओएस फॉर्म लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये याद रखना आप, लिख लो आप। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। जैसे ही गोज देयर या ही गो देयर, He goes there. He और goes. दे गो, हाँ। Yeah, और he ये goes there. अगर वही अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट बोलो, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? Goes. First प्लूरल form. सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा ही लगता है, ये ध्यान रखना आप। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा? एसओएस फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? दे गो देयर या दे गोज देयर? दे गो They देयर। go. दे गो देयर, ओके। दे कम टू मी या दे कम्स टू मी? दे कम They टू come मी। to me. हाँ, मैं सुनने में दे कम्स टू मी भी अच्छा लगता है ना। दे टेक माई पेन या दे टेक्स माई पेन? दे टेक माई पेन। Take my pen. ओके। दे Sir, they took my pen आएगा ना? मैं वही देख रहा था, मैं क्या बोलता हाँ, हूँ। they took. मैंने they अभी took आपको my बोला pen था, आएगा। सब्जेक्ट के बाद तुरंत अगर लगाना हो तो क्या लगाओगे आप? सेकंड फॉर्म। Second form. देखो, नहीं ऐसा नहीं है, फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको पास्ट में बोला तो सेकंड फॉर्म लगाना है। दे कॉल अच्छा। मी, दे कॉल मी मतलब क्या होता है? वो मुझे कॉल करते हैं। देखो यहाँ जो मीनिंग आएगा ना, ऐसा नहीं कि आप नहीं लगाते। दे टेक माई पेन भी हो सकता है, गलत नहीं है वो। दे टेक माई पेन का मतलब मेरा पेन लेते हैं, और दे टुक माई पेन पेन लेते उन्होंने हैं। मेरा पेन लिया। तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगा ना फर्स्ट फॉर्म में, ता ते ती, और यहाँ जो लास्ट वाले में, इसमें भी ता ते ती। बस ये है कि ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? मीनिंग वही आता है। जैसे ही दे गो टू स्कूल, मतलब स्कूल, वो स्कूल क्या आएगा? दे गो टू स्कूल मतलब क्या होता है? वे स्कूल जाते हैं। जाते हैं। ही गोज टू स्कूल मतलब स्कूल जाती है। जाता है, जाता है। जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ता आ सकता है क्या? नहीं. नहीं। यहाँ पे ते आ सकता है क्या? नहीं. बस इसलिए मैंने लिख के मिटाया ताकि आपको समझ में आए। वहां पे प्लूरल नहीं होता है मैडम, तो ते आएगा ही नहीं, वहां पे सिंगुलर के साथ आता है, और यहाँ पे प्लूरल ही होगा। और लड़कियों के लिए कोई टेंशन नहीं है, तो ती होता है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर। वो जाती है और वे जाती हैं, सब एक ही है। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हुआ आपको? मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या आता है मीनिंग? था। और यहाँ पे मीनिंग क्या आता है? चुका है, चुके हैं, या चुका था, इस टाइप से आता है। और ये क्या होता है? रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये तो समझ में आता है सबको, आईएनजी। और यहाँ पे क्या आता है मीनिंग? जाता है या जाती है? जाता है।
या जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जाते हैं जाते हैं, या जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और मीनिंग क्लियर है क्या होता है, ये जो है मतलब नॉर्मल सेंटेंस है। दे कम टू मी मतलब मेरे पास आते हैं, दे कम टू मी मतलब मेरे पास आए नहीं, दे केम टू मी मतलब मेरे पास आए, और दे कम टू मी मतलब मेरे पास आते हैं। आते हैं। समझ में आया ना, मतलब ये रेगुलर हैबिचुअल चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, हैबिट है। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल जाता है, ये हैबिचुअल है कि एक दिन का काम है, ये हैबिचुअल। हैबिचुअल है। तो नॉर्मली जो Habitual फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, ये नॉर्मली ये दोनों क्या करते हैं, हैबिचुअल चीज बताते हैं। ता है, ते है या ती है जो बताते हैं ना, ये हैबिचुअल है, मतलब जाता है, आता है, खाता है, मतलब रेगुलर है। ये हैबिचुअल चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? Yes, yes sir. sir, ओके, इसमें यहाँ तक कोई डाउट? no sir, चलो इसे रब कर तो समझ में आ गया मेन वर्ब क्या होता है, हाँ sir, यस सर। ठीक है। लिख लिया ना सबने, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ sir, अच्छा। ओके, लिख लिए। सर ईट के साथ क्या आ सकते हैं? किसके बाद? ईट ईट इट क्या है पहले तो ये बताओ, इट सिंगुलर है प्लूरल है, आप बता दो पहले। हम लोग हमेशा बोलते हैं ही सी इट बोलते हैं, दे वी इट बोलते हैं क्या कभी? नहीं। बस बात क्लियर हो जाती है बेटा। ही सी इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर हुआ तो क्या आएगा? ता, यस, एस या फिर यस। जैसे मैं बोलूँ कि इट टेक्स 5 hours टू रीच देयर, या इट टेक 5 hours टू रीच देयर, क्या सही है बताओ, टेक या टेक्स? हाँ नहीं, पहला या दूसरा, ऐसा बताओ आप लोग। दूसरा दोनों दूसरा बताइए। दूसरा दूसरा समझ में आ वाला, गया ना? दूसरा वाला, क्योंकि ये हाँ, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा, एस ओ एस फॉर्म आएगा ना। यस इट टेक्स 5 hours टू रीच देयर, इट टेक 5 hours टू रीच देयर, गलत है वो। समझ में आया आपको कंसेप्ट? यस हाँ sir, और कोई डाउट? no sir, वैसे इंग्लिश No. में डाउट नहीं होता है, क्योंकि नो स्टडीज नो डाउट वाला हिसाब है आप लोग का, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो अच्छी बात है फिर तो। नॉर्मली क्या होता है, आप ये मत सोचो कि मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ या कुछ भी पढ़ा हूँ, तो मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे पता है। जब मैं स्कूल से पढ़ा तो मेरे को इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं था, जब पढ़ाना शुरू किया तब कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरा, है ना। इंग्लिश कॉन्वेंट से पढ़े हैं तो हम लोग बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, जो बहुत बारीकियों से देखा जाता है एग्जाम में, वो पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं पता होता है। तो डोंट एवर गेट बुस्टेड कि नहीं मेरे को तो सब आता ही है, वहां पे आप सोचोगे गलत हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, व्हेन आई विल रीच देयर, आई विल कॉल यू, सेंटेंस सही है गलत है? इसका मतलब है गलत जब है मैं सर। वहां पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब हिंदी के गलत हिसाब है से सर। क्यों गलत है, क्या गलत है इसमें, क्या गलत है इसमें? जब मैं पहुंचूंगा तब मैं कॉल करूंगा, ऐसे तो बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे ना, क्या गलत है इसमें? सर एक बार विल यूज कर सकते हैं ना हम लोग सर वैसे। सर पर व्हील लगेगा नहीं ना सर, व्हील नहीं लगेगा रीच के इधर। तो ये हटा दो, नहीं हटा दो, रीच के ऐसा इधर, रीच के इधर नहीं सर, रीच के इधर व्हील नहीं लगेगा, इधर नहीं व्हील लगेगा। लगेगा कॉल पे इधर। ये वाला वेल हटा दो। हाँ सर, क्यों क्यों हटा दो? आप सही कह रहे हो, लेकिन बताओ क्यों हटा दो रूल? कि जब भी कंडीशनल वर्ड होगा, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला जो विल है वो हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जो कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ हो, व्हेन हो, ऑल्दो हो, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ऑल्दो हो मतलब कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, उसके बाद वाला विल जो है हट जाता है। अब चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, ये मत बोलना पहला वाला दूसरा वाला, क्योंकि मैं सेंटेंस उल्टा भी कर सकता हूँ। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच देयर, तो कौन सा हटेगा, पहला या दूसरा? अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिख, पहला वाला, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच दूसरा वाला देयर, कौन सा Will हटेगा, reach. पहला दूसरा? रीच के बाजू वाला। रीच हाँ, के तो बाजू वाला। तो समझ में आया ना, पहला दूसरा मत करना, याद मत करना पहला दूसरा, बस ये समझ लेना कि जो भी कंडीशनल वर्ड आएगा उसके बाद वाला हट जाएगा। ओके। समझ में आया? कंडीशनल वर्ड के बाद वाला हटता है, चाहे वो पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ। क्लियर है?
हम्म I am living in Mumbai since 2012. I'm living in Mumbai since 2012. 2012 से मुंबई में रह रहा हूँ. इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ में आया सेंटेंस कैसे होते हैं? कोई डाउट इसमें? तो गलत है ना? क्या गलत है इसमें? इसमें क्या गलत है भाई? इसमें नहीं गलत लग रहा सर क्या? गलत नहीं है, सही है सर। सही है ना? इसमें क्या गलत है? मतलब आदत हो गई कि हर चीज में गलत बोलने की. सही है गलत है? सर सही है। कितने लोग बोल रहे हैं गलत है? हाथ मतलब बताओ, कोई एक आध नाम बताओ कौन बोल रहा है गलत है. नाम बताओ. आई वांट द नेम. कौन बोल रहा था गलत है? अरे डरो मत बाबा, डांटूंगा नहीं. बताओ नाम बताओ. हाँ सिद्धार्थ. सिद्धार्थ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम. गलत है ये सेंटेंस. क्या सही होना आई हैव चाहिए? बीन आएगा ना सर वो? आई हैव बीन लिविंग. आई हैव बीन लिविंग आएगा. समझ में आया ना? नहीं तो अगर ट्रांसलेट करोगे ना तो आई एम लिविंग, मैं रह रहा हूँ, तो हूँ की इंग्लिश एम होता है. मुंबई में रह रहा हूँ. कब से रह रहा हूँ? 2012 से रह रहा हूँ. तो लगता है बिल्कुल सही है. बट ये आई हैव बीन आएगा क्योंकि आप पास्ट से रह रहे हो. आप प्रेजेंट तक मतलब आप 2012 मतलब पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक कंटिन्यू हुआ. तो हैव बीन आएगा, एम नहीं आएगा. गलत है ये एम. अब समझ में आया टेंस कितने स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की? यस सिद्धार्थ वेरी गुड. समझ में आया आपको? और मैंने कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया आपका कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने. तो मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ाता हूँ अपोजिट जा करके, ताकि दिमाग में ज्यादा याद रहे आपको. फिर यस सर. समझ में आया? यस. ठीक है. तो अभी देखते हैं हम लोग. ये हमने पढ़ लिया. क्या पढ़ा हमने? मेन वर्ब पढ़ा. नाउ कम्स हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स. AUXILIARY. ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया. वो मुख्य क्रिया थी, ये सहायक क्रिया. प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. चलो अब ऑक्सिलरी वर्ब बताओ क्या क्या होते हैं. कैन, कुड, कैन, कुड और is am are मसन, इज, एम, आर मस्ट, और Who does did? डू, डज, डिड. गुड. और was, were, will, shall, will, was, were, हाँ हाँ. Is am are. इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड सब आते हैं. ओके फाइन. तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के होते हैं बता सकते हो? जैसे हमने मेन वर्ब पढ़ा 5 टाइप के हमने बनाए. 3 था हमने 5 बना लिया. यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सर. 5 types के. 5 टाइप के. चलो पहले 2 वाले का सुन लें हम लोग. 5 तो होता ही है. पहले 2 वाले बता दें भाई क्या क्या होता है. हाँ 2 वाले भाई बताओ कौन कौन से होते हैं. 2 सिर्फ इतना ही पता है 2 होते हैं. बस इतना ही पता 2 होते हैं. चलो 5 वाले बता दें भाई कौन कौन से होते हैं. To be, to do, to have. वेरी गुड. टू बी वर्ब, देन टू डू वर्ब, To have. टू हैव वर्ब, देन Modal verb. मॉडल वर्ब, Semi modal. मॉडल वर्ब्स, सेमी मॉडल वर्ब्स. वेरी गुड. सेमी मॉडल वर्ब्स. चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या होता है. मेन वर्ब आपने पढ़ा था ना, गो, कम, टेक. ठीक है. अब बताओ गो मतलब क्या होता है? गो मतलब जाना, ये ना आया आखिर में. कम मतलब आना, आना, टेक मतलब लेना. तो जिसमें भी आपके नाना जी आएंगे सब क्या हो गए? मेन वर्ब. मेन कौन वर्ब. कौन से? जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पिटना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना. जितने भी नाना जी आते हैं सारे क्या है आपके? मेन वर्ब है. सर आप तो रैपर हो. हाँ आप रैपर हो. क्या बोल रहे हो आप? रैपर हो, एकदम फास्ट बोलते हो आप. अच्छा नहीं नहीं वो फास्ट नहीं बोल रहा था, वो गाना गा रहा था मैं. तो सुनो जब मैं बताता हूँ कौन सा गाना था. वो था कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पिटना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना.
जितने भी नाना जी आ रहे हैं लास्ट में सारे वो क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब पे। हाँ वो मेन वर्ब है, जिसमें भी नाना जी आ जाए लास्ट में समझ लो मेन वर्ब है वो। समझ में आया आपको? कौन कौन से अब आप बता दो। जिसमें नाना आएगा वो मेन वर्ब होगा। हाँ जिसमें नाना आएगा वो मेन वर्ब है। समझ में आया? जैसे आपने बोला ना, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, धोना, पढ़ना, लिखना, समझ में? हंसना, बजाना। बोलना, बजाना। और कूदना। बताओ। मगर नाना को छोड़ के। नाना को छोड़ना नानी नहीं को है, पकड़ो। नाना को पकड़ के रखना है। ठीक है, नानी को मत पकड़ो चलेगा, नाना को पकड़ के रखना। नाना मेन वर्ब है। ठीक है, नाना, नाना से मम्मी आई है, मम्मी से हम आए हैं। ठीक है, पापा बाद में आए, तो नाना को नहीं छोड़ना है। ठीक है, हाँ तो नाना आपके मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो अब आपको वर्ब को समझ में हेल्प आएगा। करेगा। अरे वर्ब को हेल्प करते ही तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। जैसे मैंने आपको नाना जी वाली कहानी बताई, वो हेल्पिंग वर्ब वाली कहानी भी वैसे ही बताओ ना। क्या होता है? मी, हाँ टू बी वर्ब में बताओ क्या क्या होता है। इज, एम, आर, was was, Was were। ये 5 जो होते हैं दे आर टर्म्ड एज टू बी वर्ब। ठीक है, यहाँ टू बी से कोई लेना नहीं है, बी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं दिस इज टू बी डन, ये वाला टू बी नहीं है। ये अगर कोई बोले टू बी वर्ब का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट इज, एम, आर, वाज, वर। ये 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये वाला टू बी नहीं है, दिस वर्क इज टू बी डन। वो जो टू बी आता है वो नहीं है, समझ में ना? ये आई वांट टू डू दिस वर्क वाला डू नहीं है वो। यहाँ पे इज, एम, आर, ये 5 को हम लोग कहते हैं, एक नाम दिया गया है। ठीक है, टू बी। ऐसे टू डू जो होता है दैट इज कॉल्ड डज, डू और डिड। डन नहीं होता, ध्यान रखना आप। डज, डू, डिड, ये 3 होते हैं। और टू हैव वर्ब कौन से होते हैं? हैज, हैव और हैड। ये टू हैव वर्ब होता है। मॉडल वर्ब 11 होते हैं। कौन कौन से? must, विल, वुड, shall, शैल, should, शुड, must, कैन, could, मे, might, माइट, must, मस्ट, दिख रहा नीचे, मस्ट, यूज टू, हाँ, ought to, ought to। oh use, हाँ। ये आपके 11 जो होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं। और सेमी मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? डेयर और नीड। वो भी जब क्वेश्चन मार्क आए, चलो या नॉट आए तो ये पढ़ाता हूँ मैं आपको बाद में। ये लिखा आपने हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? मेन वर्ब तो नाना जी हो गए। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज क्या होता है? एम क्या मतलब हूँ, आर मतलब क्या होता है? बिंदी लग जाती है ऊपर। ये देखो डिफरेंस क्या है। हैज मतलब क्या होता है? और आर मतलब है मतलब क्या होता है? यहाँ बिंदी लग जाती है। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं नहीं बोलते हम लोग, समझ में आया? वाज मतलब था, और वर मतलब थे या थी। ठीक है, इसी टाइप से डज मतलब करता है, डू मतलब करते हैं, डिड मतलब किया था, करते थे, हैज मतलब है, हैव मतलब है, हैड मतलब था, विल मतलब गा, गेगी, है ना? सकता है, सकती है, चाहिए, डेयर मतलब। समझ में आया आपको? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये आपको टेंस क्लियर करता है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब कोई चीज हो रहा है या हो रहा था या होएगा या हो चुका है, ये आपको टेंस को क्लियर करता है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्लियर नहीं करता। आना, जाना, खाना, पीना, उसे मालूम नहीं पड़ता कि टेंस कौन सा है। मतलब प्रेजेंट है कि पास्ट है नहीं मालूम पड़ता है। भाई खाना, पीना, रोना, हंसना, बोलना, खेलना, अब ये मालूम नहीं पड़ता कि खेला था या खेलेगा या खेल रहा है, नहीं पता चल रहा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लियर तब होगा जब आपको टेंस क्लियर होगा। और टेंस किससे क्लियर होगा आपका? मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से? हेल्पिंग वर्ब से। तो समझ में आया हेल्पिंग वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस को क्लियर करता है। मतलब है, था, थे, थी, गा, गे, गी, ता, ते, ती, जो भी आता है आपका, चाहिए या हो सकता है या हो सकना, मतलब जाना, मतलब सकना चाहिए या नहीं चाहिए, या गागे की, जो भी आता है, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है जो लास्ट में लगाते हैं हिंदी में हम लोग। वो जा रहा है, वो जाएगा, वो जा चुका है, तो जो लास्ट में जो वर्ड लगाते हैं हम लोग हिंदी सेंटेंसेस में, दे आर टर्म्ड एज हेल्पिंग वर्ब। और आना, जाना, खाना, पीना जो होता है वो मेन वर्ब है। क्लियर है? समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारा टेंसेस का जो खेल है ना, इससे क्लियर होता है पूरा। अब मैं आपको बता देता हूँ टू बी वर्ब।
इज एम आर वाज वर, यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगल है। ये कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल Singular. सब्जेक्ट पता है ना क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? Yes, sir. जैसे ही, शी, इट, मतलब सिंगल वाले, जैसे मोहन, ये सिंगुलर है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? We, they, प्लूरल जैसे दे मतलब वे, वी मतलब We, हम, तो उसके बाद they, माय फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त लोग, माय रिलेटिव्स। तो जो प्लूरल है मतलब ज्यादा लोग, एक से ज्यादा होता है प्लूरल, और एक से कम होता है, एक होता है तो क्या होता है? सिंगुलर। ये क्लियर है? yes, sir. तो इज क्या है, अब मुझे बताते हैं ना, इज क्या है, सिंगुलर में प्लूरल? Singular. सिंगुलर में एस लिखूंगा। एम क्या है? भगवान Singular. जाने, ना ये सिंगुलर है Singular प्लूरल है। पता ही नहीं। अरे ठीक है सिंगुलर है, बट एम को हम लोग क्या होता है, आई के साथ ही डिनोट करते हैं ना, इसका हाँ, सिंगुलर प्लूरल कोई हाँ, नहीं, ये सिर्फ आई के साथ आई आता है, के लिए। ये फिक्स है, ये सिर्फ आई की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है इसको। आर क्या है? Plural. प्लूरल है। वॉच क्या है? Singular. Singular. सिंगुलर है। Singular. वर्क क्या है? Plural. प्लूरल। प्लूरल। डच क्या है? Singular. सिंगुलर। ही डज नॉट वांट टू गो देयर। दे डज नॉट वांट होता है क्या? दे डज नॉट वांट होता है नहीं, क्या? sir. नहीं होता। ही डज नॉट वांट, सिंगुलर। डू क्या है? Plural. प्लूरल। दे डू नॉट, दे डोंट नो मी, ही डोंट नो मी चलेगा क्या? नहीं, sir. नहीं चलेगा। दे डोंट नो मी, तो डू प्लूरल है। डिड क्या है? Plural and singular both. नहीं, बोथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। he did not go there, they did not go there, we did not go there, she did not go there, सब में चलता है। हैज क्या होता है? Singular. Singular. सिंगुलर। हैव क्या होता है? Singular. Singular. प्लूरल। और हैड क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलता है। आई हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन देयर, वी हैड गॉन देयर, सब चलता है, ठीक है। ओके, मॉडल वर्ब क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ होता है। आई विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे विल गो देयर, शी विल गो देयर, सब चलता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। और इसे सेमी मॉडल वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों चलता है। ये क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर। ये लिख लो आप पहले। हेलो। हाँ बोलो। सर हैव अपन मतलब हम लोग आई के साथ भी यूज कर सकते हैं ना, तो किसको? आई हैव कौन सा ऐसे भी हैव को अपन आई के, हाँ आई के साथ भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये भी आई के साथ तो डिप भी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन प्लूरल की बात आ रही है। आई को सिंगुलर ना प्लूरल क्या? अच्छा मुझे पहले बता, मैं आपको बताता हूँ, समझ में आएगा। रुको पहले ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको सिंगुलर प्लूरल। ऑलराइट। चलो आप बता ही दो, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ मुझे। सिंगुलर सर। आई सिंगुलर है सर। प्लूरल है। कैसे सर? मैं भी प्रूफ कर देता हूँ, आप ही खुद बोलोगे थोड़ी देर में, देखो। चलो यहाँ पे बताओ, ये सिंगुलर है। आई इज होता है? नहीं होता है। आई एम होता है? यहाँ तो क्लियर हो गया। आई आर होता है? नहीं होता है। आई वॉज होता है या आई वर होता है? आई वॉज होता है सर। आई वॉज होता है? हाँ सर। सेंटेंस हाँ बताओ सर ना होता आई है। वॉज का, तो बताओ ना सेंटेंस बताओ ना आई वॉज का। आई वाज गोइंग देयर, आई वाज गोइंग देयर, हाँ आई वॉज आई कमिंग वाज देयर। गोइंग देयर, आई वॉज, आई वाज गोइंग देयर, आई वाज ईटिंग। ओके ओके। और आई के साथ वर आता है? नहीं सर। नहीं सर, आता है। क्यों? क्योंकि सर वो अनेकता ये दर्शाता है। नहीं वो नहीं छोड़ो। सर, आई वर्ड के साथ नहीं आता, नहीं आता सर, नहीं आता। नहीं आता। इफ आई वर देयर नहीं बोलते हैं, यदि मैं वहां होता तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया होता। इफ आई वर देयर आई वुड हैव किल्ड हिम, मैंने उसे मार डाला होता। बोलते नहीं बोलते इफ आई वर देयर? नहीं सर, मैंने इफ, और आपने नहीं सुना इसमें थोड़ी कि नहीं होता है। आपने नहीं देखा कोई चीज तो ये थोड़ी कि नहीं होता। आपने अमेरिका नहीं देखा तो थोड़ी अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता। इफ आई वर होता है कि नहीं होता है? इफ होता आई है। वर, आई वर किंग, यदि मैं राजा होता। इफ आई वर आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं ऐसा वैसा कर लेता, है ना। तो इफ आई वर द, होता है कि नहीं होता? पहले ये बताओ। आई वर हाँ सर होता है, इसका मतलब आई के साथ वॉज भी होता है, आई के साथ वर भी होता है। चलो ऑलराइट। तो आई के साथ एक देखो, आई के साथ हमने एक प्लूरल लिया। एम का तो कंसीडर करो मत, ये तो सिंगुलर प्लूरल में आता ही नहीं है। आई के साथ वॉज भी आता है, एक सिंगुलर वाला आई के साथ आता है, ये आई वर आता है। अब मुझे बताओ, आई डज नॉट गो देयर या आई डू नॉट गो देयर, क्या आता है? आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो। तो आई के साथ फिर प्लूरल वाला आया, ठीक है। आई हैज गॉन देयर या आई हैव गॉन देयर? आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर, ये भी प्लूरल वाला आया, ठीक है। यस अब मुझे बताओ कि आई गो देयर या आई गोज देयर? आई गो देयर, नहीं, आई गो देयर या आई गोज देयर, बताओ। आई गो देयर, तो ये आई तो गो क्या- देयर, I go there.
आई गो Because देयर it is singular. और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगता है? Plural. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। Plural के साथ तो लगता है। ये भी प्लूरल वाला हो गया, ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये नहीं हुआ। हाँ अब सर। आप मुझे बताओ आप कि आई प्लूरल सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल यूज कर रहे हो, आप यहाँ प्लूरल ले रहे हो, आप यहाँ प्लूरल ले रहे हो, आप यहाँ प्लूरल ले रहे हो, सिर्फ एक ही जगह तो यहाँ पे सिंगुलर ले रहे हो बस खाली। अब आप बताओ हाँ कि सर। वोटिंग कर सर लो। दोनों नहीं। पार्टी में ही कर लो। नहीं, दोनों पार्टी में नहीं है बेटा, वोट कर लो, कौन सा ज्यादा है? प्लूरल। प्लूरल ज्यादा है। अब Plural क्या ज्यादा बोलोगे? है। अब अगली बार से क्या Plural, बोलोगे? plural सर। अब अगली बार से क्या बोलोगे? आई प्लूरल है या आई सिंगुलर है? प्लूरल। आई सिंगुलर है ना? अरे यार अभी भी अभी बोलोगे तो बताया। आई प्लूरल है सिंगुलर है, बताओ आप। प्लूरल। प्लूरल। खाली एक यहाँ पे प्लूरल। वॉज में। अबे बताओ, एक चीज बताओ मुझे, एक्सेप्शन किसे कहते हो आप? जहाँ पे एक जो गलत हो तो क्रिया नहीं, होती है नहीं उसका एक आध जगह एक्सेप्शन कहोगे, सब जगह एक्सेप्शन कहोगे उस चीज को। एक आध जगह। एक तो आध आई जगह सर। तो आई के साथ वॉज लग रहा है, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी तो आई प्लूरल ही है हर जगह। हाँ सर, बाकी जगह प्लूरल है। अंडरस्टूड सर। समझ में आया? यस सर। मैंने कहा ना, आप खुद कहोगे आई प्लूरल है। देखो कंसेप्ट पूरा चेंज कर दिया मैंने आई का। आई तक हमेशा आप तो समझते थे सिंगुलर है, आई क्या है? प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल। प्लूरल है। प्लूरल है। खाली एक एक्सेप्शन है, कौन सा? कि आई के साथ एम लगता है और दूसरा आई के साथ वॉज भी लगता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी आई हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। यस सर। ठीक है। आई के साथ इज लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता। नो सर। नहीं लगता सर। क्या सर? आई के साथ इज लगता है, नहीं लगता है? नहीं। नहीं सर, आई के रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा सर। सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नहीं सर, वो आई वॉज हो जाएगा ना। आई वॉज द नाइन्थ। आई एज अ बराबर है सर। सब्जेक्ट नहीं, यूज नहीं। कर रहे हैं ऐसा सर। हाँ ठीक है, वो जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग। ये होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है, बना सकते हैं हम लोग। बट यहाँ पे आई का मतलब मैं नहीं हूँ, आई इज, ठीक है, मतलब कोई पूछे तो इट वाज जस्ट अ जोक। बट आई जोक भी इज अच्छा था। प्लूरल। हाँ, आई इज प्लूरल, वो भी एक देख लो आप, वैसे बना सकते हैं। आई इज प्लूरल, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आई को क्या है, कंसेप्ट क्लियर है क्या? बाकी ये प्लूरल हाँ, है, सर। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, हम्म। ओके। और ये जो आई के साथ वर्ब लग रहा था ना, ये वो कंडीशन होता है जो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर होता है। मतलब ऐसी सोच जो कोई पूरी नहीं हुई, कि अगर मैं होता ना तो मैंने ऐसा कर दिया होता, मेरे पास पैसे होते ना तो मैंने ये बिजनेस कर लिया होता, यानी मेरे पास मतलब मेरे पास ये होता ना तो वैसा कर लिया होता। ये सपने देखते हैं ना, एजम्पशन जहाँ यूज करते हैं वहां पे वॉज यूज करते हैं। हाँ, मतलब अनकंडीशनल जो मतलब ऐसा एक्सेप्शंस या बोलो ऐसे एक्सपेक्टेशन जो सच ना हो, मतलब अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। अभी तक सच ना हुआ हो ऐसा भी हो सकता है। मतलब नहीं, एक ही लाइन में समझ लो, अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, मतलब ऐसी विश या डिजायर या लॉन्गिंग, आपकी जो इच्छा है जो पूरी नहीं हुई हो, जिसमें आप भूत बन जाओगे, जिसमें समझ में आया ना। जब इच्छा पूरी नहीं होती आदमी क्या बन जाता मरने के बाद? भूत। हाँ, तो भूत बन जाता है। तो वो जो एक्सेप्शन केस है वहां पे आई वर होता है। क्लियर है? यस सर। चलो, यस सर। ये समझ में आ गया आपको ऑक्सिलरी वर्ब? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे डज डू डिड ये भी समझ में आ गया, हैज हैव हैड समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं, ये समझ में आ गया। ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू ऑट टू, और डेयर और नीड जो होता है क्वेश्चन मार्क के नॉट होता है। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ वी विल स्विच टू, अभी वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, हाँ अभी सर। वर्ब का कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। अब जो मूव कर रहा हूँ, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेंसेस। ये टेंसेस कह लो या आई एम मूविंग टुवर्ड्स सेंसेस, मैं सेंसेस की तरफ जा रहा हूँ। अब सेंसेस में आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी सेंटेंस दुनिया का बनेगा, बिना वर्ब के सेंटेंस बना सकते हो क्या? नो नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। बिना वर्ब के कोई सब्जेक्ट कोई सेंटेंस बनता है क्या? नहीं। कैन यू फॉर्म ए सिंगल सेंटेंस विदाउट वर्ब? बताओ, कैन No, यू sir. फॉर्म ए सिंगल सेंटेंस विदाउट वर्ब? नो सर। बिना वर्ब के कोई एक भी सेंटेंस बता दो जो दुनिया में आपको पता हो कि हाँ सर ये सेंटेंस में वर्ब के बिना बनता है। डोंट टेल मी प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस। प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस बताओ आपके दिमाग में हो जहाँ पे वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं फिर भी सेंटेंस बन गया हो। बनेगा ही नहीं। नहीं सर, नहीं बनेगा सर। बनेगा ही नहीं। समझ में आया आपको? एक्शन ही होता है तो हर सेंटेंस में। होता ही है, ठीक है। वो बात अलग है कि ये वर्ब जो है या तो आपका मेन वर्ब होगा या फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वो अलग बात है।
मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वर्ब हमेशा होगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। It is not compulsory that it will be a main verb. It is not compulsory that it will be an auxiliary verb. And there are certain sentences where we have to use main verb also, auxiliary verb also together. जैसे he is going, तो is में auxiliary verb आ गया, going main verb हो गया। He is going to school, तो दोनों आ जाता है। और he is my friend, अब he is my friend में main verb नहीं है। और he called me, he called me, यहाँ पे main verb है, auxiliary verb नहीं है। तो दोनों तीनों टाइप से सेंटेंस बना सकते हो, बट वर्ब कंपल्सरी, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया? We cannot form a single structure without verb. We cannot form a single structure without verb. ठीक है? Now moving towards this. अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं आपको, यहाँ पे 9 सेंटेंसेस बनेंगे टू बी वर्ब से लेके। दुनिया में जितने भी सेंटेंस बनाओगे ये 9 से ऊपर नहीं जाएंगे, उस 9 के अंदर सारे आ जाएंगे स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा मैं। टू डू वर्ब से बनते हैं 4, टू हैव वर्ब से बनेंगे 10, सॉरी यहाँ भी 10 है, 10 सेंटेंस यहाँ से बनता है, 10 यहाँ बनता है। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, बाकी सब कॉमन है। और यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने सेंटेंस हो गए? 10 10 20, 4 4 8 28, 29 30 एंड मेन वर्ब। और इसमें आपके मेन वर्ब से बनेंगे 2 सेंटेंस, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5th फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब का 1st फॉर्म। ये 2 सेंटेंस यहाँ से। तो टोटल कितने सेंटेंस हो गए आपके? 32। 33 या 32? 32। 10 20 28 30 32 ना? ओके, तो ये 32 सेंटेंसेस बनेंगे, जिसमें भी 32 स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस नहीं है, 32 स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपने 32 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट होगा कि लाइन में अगर आपको एरर ढूंढने को मिल जाए। अगर आपने 32 पूरे कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके सर। इसमें आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टेंस सब कुछ देखो इंक्लूड है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि हैड जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने आपको इससे। वो जो रेगुलर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सब चीजें? हाँ सर। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो, अभी तो रिकॉर्डिंग भी है ना, फिजिकल में तो रिकॉर्डिंग नहीं होता, इसमें तो रिकॉर्डिंग भी है, अब दोबारा सुन सकते हो कुछ नहीं समझ में आया तो। सो अभी हम लोग पहले 10 सेंटेंस इसके देखेंगे हम लोग, फिर 4 इसके देखेंगे, 10 इसके देखेंगे, 4 इसके देखेंगे, 2 इसके देखेंगे और 2 फिर जो मैंने आपको बताया मेन वर्ब के थ्रू वो होते हैं। तो मेन वर्ब से 2 ही सेंटेंस बनते हैं, बाकी सब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनते हैं। तो देखते हैं क्या करके। रब कर दो बोर्ड? हाँ सर। रब करूं? हाँ सर। यस सर। ओके। मुझे फील हुआ पीडीएफ से ज्यादा अच्छा बेटर होता है ऐसे पढ़ाना। पहले पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया ना मैंने आपको, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? इसमें समझ में आ रहा है? पीडीएफ में ज्यादा समझ में आता है। सर इसमें समझ में आ रहा है, पीडीएफ से नहीं कुछ समझता। ठीक है, नहीं समझता तो नहीं पढ़ाएंगे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। पहले हम लोग टू बी वर्ब पे देखते हैं, टू बी वर्ब के कितने सेंटेंस बनते हैं। तो टू बी वर्ब से बनने वाले जितने सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस, सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर है, ये टू बी वर्ब के स्ट्रक्चर्स हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। अगर मैंने यहाँ पे टू बी वर्ब लिखा है इसका मतलब क्या क्या आ सकता है यहाँ पे? अगर टू बी वर्ब लिखा है तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर। ये 5 की बात कर रहा हूँ मैं। तो सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब, उसके बाद नॉर्मली सेंटेंस क्या होता है? ही इज गोइंग, वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, एम के साथ आई आएगा, आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, वॉज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ये तो क्लियर है ना? वॉज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है ना? यस सर। यहाँ पे सेंटेंस जो बनेगा, एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक्टिव वॉइस बनेगा। वो बढ़ाता हूँ आपको। और हिंदी मीनिंग क्या आएगा? काम चल रहा है,
था या थे, ये मीनिंग आएगा हिंदी में। ये स्ट्रक्चर लिखो पहले आप, मैडम इसमें इंक डाल देना। सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सेंटेंस बनेगा आपका एक्टिव वॉइस में। मीनिंग आएगा काम चल रहा है, था थे थी, था थे या थी, डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, बस आपको इतना पता होना चाहिए। यदि आप मार के आए हो किसी को, तो घर वाले क्या बोलते हैं? लड़का बड़ा एक्टिव है कि पैसिव है? तेज है ना, मतलब क्या हुआ, लड़का बड़ा एक्टिव है। हाँ, तो जब सब्जेक्ट कुछ करके आता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव है। और आप किसी बाजू वाले को चिमटी खोट के बोलते हो यार पूछना सर से ये वाली डाउट, तो वो कैसा है? वो बंदा हुआ है, वो बंदा कैसा है? पैसिव है। समझ में आ रहा है एक्टिव पैसिव का डिफरेंस? एक्टिव मतलब जब आप खुद कुछ करते हो तो एक्टिव, और जब आपके साथ कुछ होता है तो पैसिव। जैसे मतलब यहाँ पे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो सब्जेक्ट कुछ करता है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये खुद जा रहा है या किसी और को मतलब ले जाया जा रहा है? ये खुद जा रहा है, तो सेंटेंस क्या हो रहा है? खुद जा रहा है, तो एक्टिव एक्टिव वॉइस। अगर मैं बोलूं कि ही वाज टेकन, अगर यहाँ पे टेक की जगह टेकिंग की जगह टेकन कर दूं, मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दूं, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल। अब ये खुद जा रहा था या इसको लेके गया उठा के? पैसिव वॉइस। लेकर गया ना। जब सब्जेक्ट को उठा के ले जाते हैं ना कहीं, या वो सब्जेक्ट के साथ कुछ करते हैं हम लोग, तो पैसिव वॉइस। और सब्जेक्ट खुद कुछ करता है तो एक्टिव वॉइस। जैसे अगर ही किल्ड में ये कौन सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? क्योंकि इसमें मारा। और मैं बोलूं कि ही वाज किल्ड, अब ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव वॉइस ही सर। समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? मतलब आप मार के आओगे तो एक्टिव, और पिट के आओगे तो पैसिव। समझ में आया? यस सर। बस इतना समझ में आना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो एक्टिव वॉइस आएगा सेंटेंस आपका। आप देख रहे हो? अब इसमें मैं आपको टेंसेस भी क्लियर कर रहा हूँ, आपको एक्टिव पैसिव भी क्लियर हो रहा है, और धीरे धीरे आप देखो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी क्लियर हो जाते हैं इसके अंदर। मतलब आपके सारे टाइप के सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए आप वो टेंसेस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, छोड़ दो आप ये खाली ये स्ट्रक्चर याद कर लो, आपको कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, और कुछ आएगा तो मतलब क्या निकलेगा ये भी पता होगा आपको। चलो इस पे सेंटेंस बताओ, आप इसमें बनाओ। मेक 5 सेंटेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। और सब्जेक्ट बताओ। अच्छा, सब्जेक्ट में खाली ये मत लेना कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये तो एक नॉर्मल जो है सब्जेक्ट लेते ही हैं, ये तो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए हो गया। बाकी आप सब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप बोलो कि प्लास्टिक भी क्या है? सब्जेक्ट हो गया ना। तो प्लास्टिक इज मेल्टिंग, प्लास्टिक पिघल रहा है, ये भी तो बोल सकते हो ना। हाँ, तो ऐसे सेंटेंस भी बनाना है। खाली वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट से मत बनाना सेंटेंस, क्योंकि वो टेंसेस में ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को, इसलिए बच्चों को बनता नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक हो, टेबल है, कुछ भी ले लो आप। टेबल वॉज ब्रोकन। भाई टेबल वॉज अगर ब्रोकन बोलोगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ लग रहा है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ लग रहा है? आपको फोर्थ फॉर्म लगाना है बेटा, अभी ब्रोकन मत लगाओ, अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म मत लगाओ, जो दिया है वही लगाना है आपको। इसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाओ आप। ट्रीज आर ग्रोइंग। मतलब आपको ये बनाना है कि वो भी सब्जेक्ट लेना है, फिर ये पांचों में से कोई एक लेना है, और फिर यहाँ पे आईएनजी लगाना है, और फिर मतलब जो आएगा वो इस टाइप से आएगा। क्या? ट्रीज आर ग्रोइंग। ट्रीज आर ग्रोइंग। वी आर फ्लरिशिंग। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर फ्लरिशिंग, या वी आर स्टडिंग। अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ इज रोटेटिंग। We are playing. वी आर प्लेइंग। दे वर वॉचिंग टीवी। हेलो सर। हाँ बोलो। I am going to school. हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपको। They were running. They were running, ठीक है। I am going to school. I am going to school या I was going to school, कोई भी चलेगा, या they were going to Okay. school, he is going to school। हाँ आगे।
बोलो बोलो, जिसको भी जो आ रहा दिमाग में बोलते जाओ, सेंटेंस बताते जाना आपको। they were Children were meeting. crying. Now चिल्ड्रन वर Crying. क्राइंग। क्यों रुला रहे हो बच्चों को? बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टिंग। नहीं, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टिंग अपने आप थोड़ी हो रहा है, आपने एक्टिव वॉइस बोला है बेटा। बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड होगा, मतलब बनाया जा रहा है, कोई और बना रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा ना। बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टिंग मतलब बिल्डिंग खुद किसी को बना रहा है, किसको बनाएगा बिल्डिंग? आप सोचो, उसे आपको ट्रांसलेट करो इस चीज को हिंदी में, आपको समझ में आएगा। हाँ सर। Air was breaking. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मोबाइल इज रिकॉर्डिंग, कि मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। लैपटॉप इज वर्किंग, लैपटॉप नहीं, आप ये बोल सकते हो फैन इज वर्किंग या लैपटॉप इज वर्किंग, मतलब फैन काम कर रहा है, लैपटॉप काम कर रहा है। या फैन इज नॉट वर्किंग भी हो सकता है कि पंखा चल नहीं रहा है, फैन इज नॉट वर्किंग। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप नॉट नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, ऐसा नहीं खाली पॉजिटिव बना सकते हो, लिखा नहीं है मैंने, चाहे तो नॉट वगैरह जो भी लगाना लगा सकते हो। अशोक सर इज टीचिंग। और अगर किसी का टीचिंग नाम ये भी हो सकता है। क्या बोल रहे हो? राकेश इज वर्किंग डूइंग। हाँ चलेगा ना, राकेश इज वर्किंग वो भी चलेगा, क्या दिक्कत है इसमें? Hair is राकेश- freaking. हाँ क्या? Hair is freaking. Who is sleeping? क्या बोल रहे हो? हाँ ये भी सेंटेंस बन सकता है ना, who is sleeping? ये क्वेश्चन मार्क बनेगा। हाँ सर इज अर्निंग। हाँ बस तुम पैसे पे ध्यान देना मेरा, है ना? सर ठीक है, और बताओ। एंड यू विल बी अर्निंग, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ मैं, आगे विल बी वाला सेंटेंस बनाऊं तब तुम्हारा नाम लूंगा मैं। यू विल बी अर्निंग, We are learning. है ना? यू आर लर्निंग एंड यू विल बी She is eating. शी इज ईटिंग। बट ही से इट आई वी यू, मैंने बोला ना वो छोड़ के बनाओ, क्योंकि आपको उसको आदत है आपको बनाने की। आप कुछ और बनाओ तो आपको समझ में आएगा, आपको दिमाग चलेगा। फिर अभी क्या होता है, आप यूनिडायरेक्शनल हो, आप अभी आप खाली ही से इट आई वी यू दे के साथ बना रहे हो। आप मेक सेंटेंसेस विद सम अदर सब्जेक्ट्स। मिनिस्टर इज अनाउंसिंग। They are playing. वाटर इज फॉलिंग, वैसा बनाओ ना कुछ। हाँ. फॉग इज हैपनिंग, कोरस Why are है, you- Why are फॉग you इज crying? हैपनिंग, व्हाई आर यू क्राइंग। हाँ ये भी हो सकता है। Birds are flying. बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर चीपिंग, कुछ भी बोल सकते हो। Singers are singing. क्या बोल रहे हो? मैडम तृप्ति मैडम इज वर्शिपिंग, पूजा कर रही हैं। Why are you eating? हाँ बोलो बोलो, इतना सोचते क्यों? बोलते जाओ, जो मन में आ रहा बोलते जाओ। Singer is singing. क्लियर बोलो बेटा, क्लियर बोलो, क्या बोल रहे हो आप? Someone Singer is singing. waiting. समवन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई बाहर इंतजार कर रहा है। समवन इज वेटिंग, खाली आप वहीं तक मत बोलो ना, इसके आगे भी सेंटेंस बनाओ ना बेटा। इतना कहाँ बोलते समवन इज वेटिंग, इतना बोल के छोड़ते हो क्या? समवन इज Why- वेटिंग आउटसाइड। Why are you- Singer is singing a song. देखो आप ऐसा बनाओ, अभी तो मैं सिंपल बनाया, अभी ऐसा बनाओ, समवन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। पूरा बनाओ ना सेंटेंस, कैसे बोलते हैं। See, this is the Singer is practice. singing a song. एक बार आप ये सब प्रैक्टिस कर लोगे ना, बोलना भी आसान होगा। अगर आपने ये मेरे 32 सेंटेंस पढ़ लिया ना आपने, तो आप इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिकॉज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है, किसी को ये नहीं पता होता है कि इज लगना है, एम लगना है, आर लगना है, आईएनजी आएगा, वाज आएगा। ज्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज होकर कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। अगर आपने 32 स्ट्रक्चर अच्छे से रट लिए ना मेरे, तो आप इंग्लिश कल से बोलना शुरू कर दोगे। ओनली 32 सेंटेंस बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा कोई भी स्टूडेंट, उसको कभी डाउट नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है सही है। एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर। सेंटेंस बोले सर। हाँ बोलो Singer is बोलो singing in concert. Britishers were ruling for 150 एक years. एक का सुन लेते हैं। सिंगर इज सिंगिंग In इन concert. कंसर्ट, सही है। Britishers were ruling for 150 years. ब्रिटिशर्स वर रूलिंग फॉर 150 इयर्स, रूल करते रहे थे, ठीक है। फोकस इज वेटिंग फॉर योर सिलेक्शन, ये भी सेंटेंस है, ठीक है। आप खाली अर्निंग पे जाओगे, मैं तुम्हारे सिलेक्शन पे जाता हूँ, है ना? दोनों को फायदा है इसमें। चलो नेक्स्ट सेंटेंस समझ में आया आपको कैसे बनाना है? बन रहा सबसे? हाँ कोई सर. डाउट इसमें? कोई डाउट? No sir. So shall we move on to the second part, second structure? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Subject plus to be verb
टू बी वर्ब सब लिख नहीं रहा हूँ मैं, EJMR वाज वेर, इट इज वेरी क्लियर टू यू राइट। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बनेगा पैसिव वॉइस। और मीनिंग क्या आएगा इसमें? काम किया गया है, था, थे या थी। हाँ बोलते जाओ, इतना वेट थोड़ी करना है, बोलते जाओ। अब मैं एक आध सेंटेंस बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कैसे बनाना है। School जैसे is gone by him. मैं बोल क्या? School is gone by him. गॉन नहीं, गॉन क्या बोला आपने? School is gone by him. अरे स्कूल इज गॉन बाय हिम मतलब स्कूल उसके द्वारा ले जाके, स्कूल कैसे ले जाएगा उठा के, कहाँ से उठाएगा वो? गार्जियन है क्या वो? He was gone school. He was gone school मतलब कैसे, मतलब यार you are gone कैसे ऐसा हो जाएगा? माँ लेके गई। नहीं ऐसा मत बोलो, देखो बता रहा हूँ कैसे बनेगा। he, अब यहाँ ले लो was, यहाँ ले लो taken, he was taken to hospital, उसे अस्पताल ले जाया गया। समझ में आया आपको सेंटेंस? या फिर he is called for an interview, ये समझ में आया? या बोल सकते हो she was fired, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। या she was terminated, या they were terminated, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है। I am informed about that incident, मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। I am informed about that incident। अब समझ में आया मीनिंग? सेंटेंस कैसा बना समझ में आया आपने? आप देखो यहाँ पे he, I, he, she, आप ये देखो they, क्या बोल रहे हो? सर वीडियो पॉज हो गया आपका। नहीं No वीडियो sir, दिख रहा clear है। यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर अब क्लियर है सर। ओके अभी दिख रहा ना प्रॉपर? यस सर। Sir, children were taken to zoo. चिल्ड्रन वर टेकन टू जू, मतलब दो काम किया गया है या किया गया था, वैसा मीनिंग आएगा। अब यहाँ देखो दे वर टर्मिनेटेड, उनको निकाला गया था, वो निकाले गए थे। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। आई एम इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में मुझे बताया गया है। ही इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ही वॉज फायर्ड, उसे नौकरी से निकाला गया था। समझ में आया ना? किया काम किया गया है या किया गया था, वो सेंस आएगा। मतलब आप देखो यहाँ पे इन लोगों ने काम नहीं किया है, इनके साथ काम हुआ है। ये बताओ इसने निकाला है या इसको निकाला गया है? इसको निकाला गया है। इसको निकाला गया है। समझ में आया ना? ये अस्पताल खुद गया है या इसको लेके गए उठा के? लेके जाएगा। लेके गए। मैंने खुद इन्फॉर्म किया या मुझे इन्फॉर्म किया किसी ने? आपको इन्फॉर्म किया? मुझे इन्फॉर्म किया किसी ने। ठीक है, यहाँ मुझे बुलाया गया है, मतलब उसे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए या उसने किसी को बुलाया है? उसे बुलाया गया है। समझ में? या इसने निकाला है या इसको निकाला गया है? निकाला गया है। तो जब ये सब्जेक्ट के साथ इनके साथ कुछ होता है तो पैसिव वॉइस होता है ना, तो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में जब भी बनेगा सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस का बनेगा, मतलब वहां पे सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया होगा, सब्जेक्ट के साथ ही होगा जो होगा, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा इनके साथ होगा। रोहित was beaten by goons. क्या बोल रहे हो? रोहित was beaten by goons. हाँ, रोहित was beaten by goons, गुंडों द्वारा पीटा गया उसको। The cricket was being played by the boys. बेटा वाइज बिंग लगाया क्या मैंने? बिंग वाला सेंटेंस अलग आएगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने बिंग, जो नहीं पढ़ाया मत बताओ। सेंटेंस सही है लेकिन आगे
Students were Taken- guided by the teacher. स्टूडेंट्स वर गाइडेड बाय द टीचर्स, ठीक है। Patrolling was done by police. पेट्रोलिंग वाज डन बाय पुलिस। अब पर ये बस जो वाज और वर ही आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा। एजएमआर भी लगाओ ना इसमें, आपको समझ में आ गई। ऐसा नहीं सोचो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो एजएमआर नहीं आ सकता, या वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो खास है We ठीक were होता है आपको। taken to we. क्या जैसे मैं बोलूँ कि आई एम टॉट टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिखाया गया कि मैं ईमानदार हूँ। आई एम टॉट टू बी ऑनेस्ट, तो आई एम टीच होगा या आई एम टॉट होगा? Taught. I am taught to be honest या I am taught to be polite to others। तो ऐसा I am के साथ सेंटेंस बनाओ, इसके साथ बनाओ, खाली was verb के साथ बना रहे हो आप। आपको लग रहा है was verb के साथ ही बनेगा verb का थर्ड फॉर्म। आप देखो यहाँ Homework पे is मैंने done by student. homework is done by student, yes this work is done by me, ये काम मेरे द्वारा किया गया है। समझ में आ रहा है? Diksha, are you getting it? This work is done by me। drawn by me. क्या? This picture is drawn by me। Picture is drawn by me, ये पिक्चर मेरे द्वारा बनाया गया है। Good। the door is opened by him. Door is opened by whom, किसके द्वारा Him. खोला गया है, वो भी सीखे। I am done. I am done, ये भी सही है, मेरा हो गया होगा। He बहुत was अच्छा। selected for a job. ये I am done जो होता है ज्यादातर ब्रेकअप पे बोला जाता है ना, I am done with He you, was है ना। he was selected for a job. जिसने बोला है ना उसको पक्का ब्रेकअप हुआ है, I am done with you, है ना ऐसा। ठीक है चलो just He kidding। was selected for a job. She was selected for the job, ठीक है। अच्छा, आई एम वेरी हिलेरियस पर्सन, मैं मजाक में पढ़ाता हूँ क्योंकि उससे जल्दी याद आता है मेरे हिसाब से, है ना। मैं बहुत सीरियसली नहीं पढ़ा पाता, एक तो इंग्लिश, ऊपर से मैं सीरियस हो जाऊँ तो फिर तो तुम जानते हो कितने सीरियस हो जाओगे। फिर मैं लिखा ना कि ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये सब आप लोग के लिए आ जाएगा, इसलिए इतना सीरियस नहीं करता हूँ मैं। समझ में आ रहा है ना, सब लाइटली जा रहा है ना दिमाग में, बहुत भारी तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। जा रहा ना? हाँ सर। इट इज गोइंग इनसाइड द हेड या अबव द हेड? Inside the head. हाँ फिर ठीक है, बाउंस होगा तो बता देना। ये समझ में आया सेकंड स्ट्रक्चर? हाँ सर। और सेंटेंसेस बनाने, ये हो जाएगा, बना लोगे? बन जाएंगे सर। शैल वी मूव टू द थर्ड सेंटेंस? तो जो फर्स्ट वाला था टू बी वर्ब का फर्स्ट, इसमें आई एम टीचर, ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा? आई एम टीचर। आई एम टीचर में पढ़ाया नहीं बेटा, अभी आएगा वो। ओके। वो टीचर नाउन है ना, तो वो स्ट्रक्चर अलग है। अभी मैंने पूरा नहीं बताया ना एजएमआर वाले, जब पूरा क्लियर हो जाएंगे, टोटल बताया ना 10 सेंटेंस है, जब 10 हो जाएंगे 10 के बाद देखना, बना के देखना, एक भी सेंटेंस बाहर नहीं जाएगा स्ट्रक्चर से। दुनिया कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, वो 10 सेंटेंस से बाहर नहीं जाएंगे। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। यहाँ पे भी क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, टू बी वर्ब्स में कोई भी लगा देना, टू बी वर्ब लगा देना, टू बी वर्ब प्लस टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी पैसिव वॉइस है। काम किया जाना है, था, थे या थी, ये आपस में। बनाओ इस पे। Mohan is to be reached. Mohan is to be reached. मोहन इज टू बी रिच्ड कैसे बना सकते हो? कैसा लग रहा है सेंटेंस? मोहन is to- मोहन I हाँ said मोहन है। मोहन। आप ये बोल सकते हो दिस वर्क इज टू बी डन, ये काम किया जाना है। दिस वर्क इज टू बी डन। रोहित is to be in class.
रोहित इज Is टू to बी be in class. इज टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाया ना, वो सेंटेंस बदल जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस बना दिया आपने, वो भी नहीं बनाना है। अच्छा, ये दोनों टू बी, ये आपको पता है ना, ये टू बी जो है ये डिफरेंट है ये टू बी से। ये टू बी का मतलब वो जो बी वाला है वो टू बी है, और ये टू बी क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर। ये टू बी वर्ब है, वो नॉर्मल टू बी है। ये सेंटेंस आपको समझ में आया ना, दिस वर्क इज टू बी डन, ये वाला सेंटेंस है। दिस वर्क इज, यहाँ से इज दे दिया, इज एम में से इज दे दिया, इज, फिर ये टू बी, दिस वर्क इज टू बी डन, वर्क का थर्ड फॉर्म ले लिया मैंने, डन, ये वर्क का थर्ड फॉर्म। Books are to be ये वाला sold. है। क्या Books are to be sold. ये बोलो, द प्राइस इज टू बी, ये द प्राइस इज बना लिया हमने, द प्राइस वाज टू बी डिसाइडेड अर्लियर, मतलब पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था प्राइस, द प्राइस वाज टू बी डिसाइडेड अर्लियर, द प्राइस जो है पहले डिसाइड करना चाहिए था। या द चैप्टर वाज टू बी taught, the chapter was to be taught well ahead of the examination, the exam, the chapter was to be taught well ahead of the examination, the exam काफी पहले पढ़ाया जाना चाहिए था चैप्टर। समझ में आ रहा है कैसे बनना है? यहाँ पे देखो, done, decided, taught, ये हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, यहाँ पे टू बी डायरेक्ट लग रहा है, और यहाँ टू बी वर्ब इज, वाज, वर्ब जो भी लगाना है वो लगाना है आपको। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? जरूरी नहीं सब्जेक्ट में आपको ही सी इट वाला ही बने हर बार, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर हिसाब से बनाना पड़ेगा, या सेंटेंस का सेंस वैसा आना चाहिए। आप यहाँ से बनाओ ना, आप यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ से बनाओ, काम किया जाना है, आप बताओ क्या काम किया जाना, आप यहाँ से बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा, आप इधर से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ से बनाओ, काम किया जाना है, क्या काम किया जाना है? The medicine was to be taken. हाँ, समझ में आया ना, वहां से बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। मेडिसिन was to be taken, मेडिसिन लिया जाना था। The book was to be purchased, बुक खरीदना था। The physical lectures were to be started. हाँ, बस इसी में प्रॉब्लम थी तुम लोग, है ना, the physical lecture is to be started। बढ़िया था, बढ़िया सेंटेंस था, है ना। तो लेकिन I am to be informed, मुझे इन्फॉर्म किया जाना था। I am to be informed, मुझे बताया जाना चाहिए था पहले। I am to be informed. People were to be gathered, मतलब लोगों को इकट्ठा किया जाना चाहिए था पहले से। For the protest, people were to be gathered for the protest, लोगों को इकट्ठा किया जाना चाहिए था प्रोटेस्ट के लिए, विरोध के लिए। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उस टाइप से। क्लियर है? और कुछ? यस सर। बताओ बताओ बताओ। They were to be taken. They were to be Taken. they were to be taken, कहाँ? ऐसा आधा अधूरा सेंटेंस बोलो, they were to be taken, कहाँ ले जाना चाहिए था उनको? हवे में? पूरा बताओ ना, they were to be taken कहाँ पे? To the jail. Hospital. to the jail, they were to be taken to the jail। हाँ, they were to be hanged, उनको मतलब फांसी दे देना चाहिए था, they were to be hanged till death, है ना, they were to be hanged till death, वो भी बनेगा यहाँ से। और बताओ। The book is to be covered. The book is to be covered, very good। The water is to be drawn, मतलब पानी खींचा जाना चाहिए from the well, कुएं से। The statement was to be released by PM. हाँ, क्या? Books are to be sold. Books are to be sold, PM is to be elected, the monitor is to be selected, तुझे appointed, तुझे बोल सकते हो आप। समझ में आ रहा है आपको? क्या Yes, सेंटेंस sir. बनेंगे? क्लियर है कंसेप्ट? या और सेंटेंस बनाने इस पे? Clear. Clear है sir. क्लियर है? Shall we move ahead with the fourth structure? Yes sir. Okay. और ये सब स्ट्रक्चर ऐसा मत रखना, इस स्ट्रक्चर पे जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे और जितना ज्यादा देखो बनाओगे, उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपके ग्रामर का, और जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपको बोलने वाला इंग्लिश क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ये 32 सेंटेंस अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया ना, वो इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है।
ये मैंने खुद बनाया हुआ है, सारा निकाला हुआ पूरा। कहीं आपको मार्केट किसी किताब में या बुक में किसी क्लासेस में नहीं मिलेगा आपको ये चीज, दैट आई कैन एश्योर यू। कौन सा सेंटेंस था? थर्ड था ना, ना फोर्थ। सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। और मतलब निकलेगा काम किया जा रहा है, था या थे या थी। और ज्यादातर लोगों को लगता है पास्ट टेंस है, ही इज बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाया गया था। बुलाया गया था नहीं, बुलाया जा रहा है। ही वाज बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाया जा रहा था, लेकिन हमेशा रहा तो आएगा ही। रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ही आएगा। बीइंग मतलब कंटिन्यूअस ही होता है। They were being called for interview. दे, और ये टू बी वर्ब क्या है यहाँ पे पता है ना? इज, एम, आर, वाज, वर। They were being called for an interview. दे वर बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इसका मतलब बताओ मुझे, हिंदी समझ में आना चाहिए आपको, क्या कहना चाह रहे हो उनको। मुझे बताओ, दे वर बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था या बुलाया जा रहा था? बुलाया जा रहा था। बुलाया जा रहा था, ध्यान रखना आप। ज्यादातर लोग समझते हैं बुलाया गया था। बुलाया गया था तो ही वॉज कॉल्ड आएगा ना डायरेक्टली, फिर आएगा दे वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। बिंग क्यों लगाओगे? दे वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और दे वर बिंग कॉल्ड मतलब क्या हुआ? बुलाया जा रहा था। समझ में आ रहा है आपको? तो बिंग लग जाएगा तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। चलो ये बिंग का भी एक आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं पहले, उसके बाद आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 भाई बहन है यहाँ पे, बी, बिन, बिंग। सुना है? ये बिंग मैप नहीं है, बी, बिन, बिंग, ये तीनों भाई बहन। बताओ इसमें भाई कौन है? देखो कितना नॉलेज है। कौन सा भाई कौन सा है इसमें से? बिन बिन, बी 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 ये हाँ ये भाई है? इतना छोटा भाई होता है क्या? बड़ा भाई बिंग है। और बहन कौन सी? सबसे बड़ी बहन कौन सी है? छोटी बहन कौन सी है? बड़ी बहन बीन है। देखो, बी से भाई, बी से बहन, बी से भी छोटी बहन, ठीक है? हाँ, तो ये बी से बड़ा भाई है, ये भाई है, और ये दोनों क्या है? बहनें हैं। हाँ, अब पिताजी की प्रॉपर्टी है, किसमें बटेगी? भाई को मिलेगी, बहन को भी मिलेगी? सबको भाई हाँ? को मिलेगी, भाई को। सबको दोनों को मिलेगी। सबको मिलेगी। देखो बहनों की आवाज आने शुरू हो गई, सबको मिलेगी, ठीक है? देख रहे हो तुम? ऐसा है आजकल, अभी चेंज हो गया, प्रधानमंत्री मोदी ने चेंज कर दिया, मम्मी का नाम भी आता है, ठीक है? हाँ, सब बोलेंगे। देखो, बिंग जो होता है ये भाई होता है, ठीक है? तो जो वर्ब का, और आवाज बंद करो आप लोग पीछे से, म्यूट करो जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है। देखो, बी, बिन, बिंग, ठीक है? बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। कहीं भी बिंग लगा हो तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार लिख देते हैं ही इज बीइंग कॉलिंग यू, ही इज बीइंग कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस सही है गलत है? गलत है सही है सर, गलत है। गलत मत है। लगाना, बिन मीनिंग पे मत जाना। मैं पहले कहा था खाली गलत है सर, गलत है। क्योंकि ही इज बीइंग कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, हमें लगता है सुबह से तुम्हें बुला रहा है आ गया ना यहाँ पे, तो भाई दो रहा है ING बोला लग ना, रहे थे। ऐसा बोलो ना, ही इज कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, या ही हैज बीन कॉलिंग यू, सॉरी, ही हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब होता है कि वो सुबह से बुला रहा है। लेकिन अगर मैं आपने ही इज लिखा है तो ही इज के बाद अगर आपने बिंग लिख दिया है तो यहाँ पे कॉलिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ING आ ही नहीं सकता। ये भी ING, ये भी ING, कॉल्ड है डबल ING आ ही नहीं सकता। ध्यान रखना आप, डबल ING सुपरफ्लूअस होता है। दो बार ING आ ही नहीं सकता ना, दोनों कंटिन्यूअस के लिए यूज कर रहे हो आप। यू कैनॉट यूज बिंग के साथ कभी भी ING फॉर्म नहीं आएगा, ध्यान रखना आप। बिंग के साथ हमेशा क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म नहीं सर, ओनली थर्ड फॉर्म।
इतना ध्यान रखो पहले आप। अभी फोर्थ फॉर्म की बाद में बात करेंगे। फोर्थ फॉर्म तो आएगा ही नहीं, कॉलिंग तो आएगा ही नहीं कभी भी। थर्ड ही बोला सर। हाँ थर्ड आएगा, तो ध्यान रखना आप। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और बी और बीन के साथ और क्या लगा सकते हो? हैज। थर्ड फॉर्म तीनों के साथ आएगा। हैज आएगा ना सर? क्योंकि थर्ड इसलिए आएगा क्योंकि थर्ड एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की ठीक है। प्रॉपर्टी। तो नॉर्मली वो किसके साथ फिक्स है? भाई के साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म भाई को मिलता था पहले, लेकिन अभी बहनें भी क्लेम करती हैं तो उनको भी मिल सकता है, वो चाहे तो ले सकते हैं, मना नहीं है उनको। समझ में आया? और नहीं मांगेंगे तो किसको मिलेगा? भाई को ही मिलेगा। भाई को मिलेगा। तो भाई के साथ तो फिक्स है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको तो मिलना ही है। लेकिन इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि लेना है कि नहीं लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन एक पिताजी की प्रॉपर्टी होती है जिस मकान में रह रहे हो और बहनों की शादी नहीं हुई है, तो फिर वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी पूर्वजों से नहीं मिली, आपके पिताजी ने बनाई है। और पिताजी के तीनों बच्चे हैं, ठीक है। वो कौन सा बच्चा है? वो कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। नहीं, सेकंड फॉर्म कैसे आएगा? कोई सुना है कि बिन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म? ही हैज बीन कॉल्ड होता है और ही हैज बीन कॉलिंग होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, ये भाई के साथ आएगा, ऐसा ध्यान रखो आप। ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी वर्ब का थर्ड फॉर्म भाई के साथ आएगा। और इन दोनों के साथ दो चीज आ सकती है, ये चाहे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ले सकते हैं और चाहे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी ले सकती हैं। ये बहनों को थोड़ा छूट होता है, ठीक है। लेकिन ये फोर्थ फॉर्म जो है ये इसको नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस सर। जैसे अब सेंटेंस बताओ। ही हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, वो तुम्हें सुबह से बुला रहा है। या शी हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से बुला रही है। तो कॉलिंग लगा दिया ना आपने यहाँ पे आएगा। जैसे दे विल बी कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यू विल बी कॉल्ड भी आ सकता है, कॉलिंग भी आ सकता है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आप सेंटेंस बताओ बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का। चलो पहले आपको वो बताने, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे। मैं पहले इधर का भी क्लियर कर दूं। बी के साथ लगता है, देखो टू बी वर्ब के साथ बी लगता है, टू के साथ, टू के साथ या मॉडल वर्ब के साथ बी लगता है। बिन जो होता है ओनली टू हैव वर्ब के साथ लगता है, और बिंग जो होता है वो टू बी वर्ब के साथ लगता है। ये क्लियर है? ये समझ में आया आपको? जैसे ही विल बी आएगा, विल बी शैल, मॉडल वर्ब मतलब क्या होता है? विल बी, शैल बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, ऑट टू बी, यूज्ड टू बी, है ना? समझ में आ रहा आपको? मॉडल वर्ब के साथ बी लगता है। हैव और हैड, इनके बाद क्या आएगा हमेशा? बिन। इंटरनेट कनेक्शन 7:30। अभी क्लियर है ना? दिख रहा है अभी? हाँ सर। यस सर। इसमें नहीं क्लियर है ना?
तो ये समझ में आपको, बिंग में देखो आईएनजी जो है ऑलरेडी है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है जो मिलना ही है भाई को, और आईएनजी पिताजी की प्रॉपर्टी में जहां रह रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बहनों क्या होता है, बहनें चाहें तो थर्ड फॉर्म में क्लेम करके ले सकती हैं, और फोर्थ फॉर्म तो उनको मिलेगा, उनको भी मिलेगा, मतलब आईएनजी उधर भी लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आईएनजी लिया हुआ है इसने, तो पिताजी की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट तो लिया ही हुआ है इसने, इसको सिर्फ थर्ड फॉर्म की जरूरत है ना, इसको दोबारा आईएनजी देने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी आईएनजी मिला हुआ है। तो क्लियर है, समझ में आया आपको? और दूसरी बात ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बी होता है ये किसके साथ लगता है, विल बी, शुड बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मॉडल वर्ब के साथ लगता है, या फिर लगता है टू के साथ, दिस इज टू बी डन, द वर्क वाज टू बी डन, तो टू के साथ बी लगता है या मॉडल वर्ब बी लगता है। और बिन कहाँ लगता है, हैज हैव हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और बिन किसके साथ लगता है, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग, वाज बिंग, वर बिंग। लेकिन अगर क्रॉस कर दिया है तो विल बिन होता है क्या, विल बिन, शैल बिन, शुड बिन, ऐसा होता है क्या बिन के साथ? बताओ यस या नो। नहीं सर, नो। नहीं होता है। नहीं होता। अच्छा, हैज बी, हैव बी, हैड बी होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है। ओके, हैज बीइंग, हैव बीइंग, हैड बीइंग होता है क्या? हाँ होता है। नहीं होता है। नहीं होता। हाँ नहीं होता है, मुझे मालूम था दिक्कत होती लोगों को। हैज बीइंग, हैड बीइंग, हैव बीइंग, हैज हैव हैड के बिंग लगता है मैडम, बिंग नहीं लगता कभी भी, ध्यान रखना। बिंग सिर्फ इज, एम, आर, वाज वर्ग के साथ लगता है, ये पांच के साथ ही बिंग लगता है कभी भी। ये हैज हैव हैड के साथ बिन होता है, बिंग नहीं होता है वो, ध्यान रखो आप इस चीज को, गलत कर जाते हैं कई लोग। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं स्कूल में, बुक्स में भी नहीं दिखता है कहीं ये। तो हैज हैव हैड के हमेशा क्या आता है, बिन आता है, और इज, एम, आर, वाज वर्ग के हमेशा क्या आता है, बिंग आता है। और विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, इन सब का क्या लगता है, बी लगता है। मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के साथ बी लगता है, टू हैव वर्ब के साथ बिन लगता है, और टू बी वर्ब के साथ बिंग लगता है। ये ध्यान रहेगा। यस। क्लियर है? यस सर। और एक बिंग जो होता है, बिंग एक और तरीके से यूज करता है, यू बिंग द प्रिंसिपल ऑफ, यू बिंग द पीएम, मतलब यू बिंग द पीएम मतलब पीएम होने के नाते, ऐसा बोलते हैं ना। यस। जैसे आई बिंग द ओनर ऑफ focus classes, I being the owner of focus classes, it's my duty to give you the better facilities with better services. तो I being the owner of focus class owner होने के नाते या उसके कारण, तो वहां पे being यूज करते हैं हम लोग। लेकिन ये being और ये being डिफरेंट है, ये टेंसेस वाला being है, और यहाँ being मतलब क्या होता है, होने के कारण, होने के कारण या होने के कारण या इसकी वजह से, ड्यू टू। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बिंग थोड़ा अलग सेंस लेके आता है, होने के कारण। और ये बिंग मतलब मीनिंग तो वही होता है, होना। एक्चुअली बी, बिन, बिंग का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या है इनका, तीनों का मीनिंग क्या है? भाई बहन है ना, भाई बहन है ना तीनों, तो डीएनए सेम है ना? नहीं समझ में आ रहा, डीएनए सेम है कि नहीं? देखो बीई बी, बीई बी, बीई बी, डीएनए सेम है कि नहीं है? हाँ सर। तीनों डीएनए सेम है कि नहीं? भाई बहन है तो भले बड़ा छोटी, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, सबके डीएनए सेम है ना? इन सबका मतलब एक ही होता है, होना, रहना, बनना, या होना, रहना, बनना, करना। ये चार ही में से कोई मीनिंग आएगा इनका, कहीं भी यूज होंगे तो। जैसे अगर बोलो कि दिस विल बी डन, ये काम दिस विल बी डन में बी का मतलब क्या होगा? होना। होना, होगा। ठीक है। आई विल बी एन इंजीनियर, या ही विल बी एन इंजीनियर, इंजीनियर बनेगा, बनेगा। ठीक है। बी हेयर टिल ही कम्स, बी हेयर टिल ही कम्स, यही रहो जब तक वो आ नहीं जाता। दिस वर्क इज टू बी डन, ये काम करना है। तो आपने देखा बी का मतलब होना, रहना, बनना, करना, चारों आ सकता है। बिन का मतलब भी यही चार है, बिंग का मतलब भी यही चार है, मीनिंग सेम है तीन चारों का। कहीं भी आएंगे तीनों तो इसके यही मतलब लेके आएंगे, कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक मीनिंग लेके आएगा। होना, रहना, बनना या करना, यही मतलब होता है बी का हमेशा, चाहे वो बी हो, बिन हो, बिंग हो। तीनों भाई बहन है, डीएनए सेम है तीनों का। समझ में आया आपको? यस सर। और ये क्लियर हो गया आपको कि बी के साथ, बी के पहले क्या आएगा? मॉडल वर्ब्स, और बिन के पहले क्या आएगा? टू हैव वर्ब्स।
और बिंग के पहले क्या आएगा? Is an टू बी वर्ब। और बिंग के साथ क्या नहीं आ सकता है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी आईएनजी घर वाली प्रॉपर्टी जिसमें रह रहे थे, पिताजी की डेथ हो गई है, जहाँ रह रहे थे वो आईएनजी तो ऑलरेडी इसको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है लड़के को। लेकिन जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो भी बाय डिफॉल्ट मिलता है इसको हमेशा के लिए, इसलिए हमेशा इसके साथ अटैच रहेगा। लेकिन बहनें चाहें तो घर में भी हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ पापा के साथ रही वो तो मिलेगा ही, और साथ में बहनें चाहें तो ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले सकती है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां भी लगा सकते हो आप। याद रहेगा ये कहानी? यस सर। ये तीनों भाई बहन की कहानी याद रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। हाँ, बस ये तीनों भाई बहन कहानी याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मीनिंग भी याद रहेगा, तीनों का डीएनए सेम है तो इसलिए मीनिंग भी तीनों का सेम रहता है। क्लियर है? लिख लो आप ये, करप्ट कर देता हूँ इसको। अब आप कभी नहीं पूछो सर बिंग का मतलब क्या होता है, बिन का मतलब क्या होता है, बी का मतलब, सबने पढ़ा है कि हैज हैव हैड के बाद बिन लगता है, लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं सर से कि सर ये बिन होता क्या, मतलब क्या निकलता है बिन का? पूछा किसी ने? पूछा किसी ने बिंग का मतलब, बिन का मतलब, बी का मतलब क्या होता है? किसी ने पूछा आज तक? नहीं पूछा सर। स्कूल में क्या पढ़ाते थे हमने कभी पूछा ही नहीं, है ना? ठीक है, अभी समझ में आ गया ना आपको? तीनों भाई बहन है, तीनों का डीएनए सेम है और तीसरे तीनों का मतलब सेम है। वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी भाई को मिलती है, बहनें चाहे तो क्लेम करके ले सकती हैं, और जिस घर में रह रहे थे जहाँ पापा की डेथ हुई है वो तो बाय डिफॉल्ट लड़के को मिलता है, और लड़कियों को तो उनको भी मिलता है। क्लियर है? और ये बिन बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। छोटी बहन मॉडल वर्ब के साथ घूमती है और बड़ी बहन जो है हैज ए टू हैव वर्ब के साथ घूमती है। ठीक है? और भाई जो होता है वो इज एम आर कोई भी चलेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, टू बी वर्ब है। 5 को लेके घूमता है वो, देखो वो 5 को लेके घूमता है, ये 3 को लेके घूमती है, वो तो 11 को लेके घूमती है छोटी वाली बहन। ठीक है? याद रहेगा? याद रहेगा ना? यस सर। हाँ चलो, रब कर दो। यस यस सर डन। चलो अब इस पे सेंटेंस बनाओ आप, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब समझ में आ गया आपको मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो गया बी बिन बिंग का। इसका सेंटेंस बताओ क्या बनेगा? ही इज बिंग informed about the meeting. He is being informed about the meeting. मीटिंग के बारे में उसे इन्फॉर्म क्या किया गया है या किया जा रहा है? दोनों चल जाएगा। किया जा रहा है। He is being informed about the meeting. मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। I am being surrounded. They are being inquired about the drugs peddler. They are being inquired about the drugs peddler. Drugs peddler के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। ठीक है? या they are being questioned. They are being questioned या they are being inquired या they are being interrogated. ज़्यादा better word होगा, inquired से ज़्यादा better रहेगा। They are being interrogated. The plants are being watered by the gardener. क्या? The plants are being. The plant कैसे आ सकता है? एज एम आर तो लगाना ही पड़ेगा ना बीच में। The plants are. The plants are being watered by the gardener. The plants are being watered या by the nurtured. gardener. Watered या nurtured by the gardener, वो भी चल जाएगा। Okay. I am being surrounded. बोलो जैसे the child is being nurtured by the parents या by the guardian. समझ में आया ना सेंटेंस कैसा बनेगा? काम किया जा रहा है। और बताओ सेंटेंस। The questions are being sought by. Sir. Bus is being stopped, मतलब रोका जा रहा है by the protesters. या the bus is being burnt by the protesters, मतलब जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उन लोग द्वारा बस जलाई जा रही है।
समझ में आया आपको ये सेंटेंस कैसा बनेगा? Yes. He is being taken to hospital. He is being taken to hospital. He is being taken to the hospital. सही है. He is being taken to the hospital. उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है. The doubts are being cleared by sir. क्या? The doubts are being cleared by the sir. Doubts are being cleared by teacher. Doubts, D-O-U-B-T-S, doubts. मतलब जो भी doubts है, doubts are being cleared by the teacher या professor. मतलब किया जा रहा है. अच्छा ये सेंटेंस है ये क्या? Lecture is being going on. लेक्चर चल रहा है. सेंटेंस है ये? No sir. No sir. Yes sir. हाँ. गलत है गलत है बीइंग sir. आईएनजी दो बार आया ना. Sir, but वो going on का आप- मीनिंग अलग आ जाता है ना. हाँ? क्या बोल रहे हो? Lecture is going on is right. क्या बोल रहे हो? Going on का मीनिंग अलग आ जाएगा ना वहाँ पे. गोइंग ऑन मतलब कंडक्टेड होता है, कंडक्टिंग होता है ना. फोर्थ फॉर्म है नहीं गोइंग ऑन है तो फोर्थ फॉर्म ही ना, लेकिन इसलिए आएगा क्या? लेक्चर इज बीइंग कंडक्टेड बोल सकते हो बाय द टीचर, बट गोइंग ऑन नहीं बोल सकते, क्योंकि गोइंग ऑन में भी वही है ना, कंटिन्यूअस है. दो बार कंटिन्यूअस नहीं लगा सकता, ऑलरेडी आईएनजी है यहाँ पे. यस गोइंग ऑन का मतलब ये तो कंटिन्यूअस ही होता है ना. तो द लेक्चर इज बीइंग कंडक्टेड बाय द टीचर, या द लेक्चर इज बीइंग शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, द लेक्चर इज बीइंग कैंसिल्ड. द लेक्चर इज बीइंग कैंसिल्ड मतलब किया जा रहा है, द लेक्चर इज बीइंग शेड्यूल्ड मतलब शेड्यूल किया जा रहा है फॉर टुमारो. द वर्क इज बीइंग पोस्टपोन्ड फॉर टुमारो. द एग्जाम इज बीइंग पोस्टपोन्ड फॉर द मंथ ऑफ मई तक के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है. The The grade, satellite is being launched by India. the students are being passed without the examination. बिना एग्जाम के पास किया जा रहा है. मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना? ऐसा हो जाए तो है ना. The students are being given government job without the examination. कितना मजा आएगा, है ना? ठीक है, ऐसा सेंटेंस बने तो कोई सेंटेंस बना सकते हो, ऐसा होता नहीं है. ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज. ठीक है, क्लियर है चीज? Yes, sir. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. चलो मूव ऑन टू द फिफ्थ स्ट्रक्चर. Yes sir. ये समझ में आ गया? लिख लिया आपने? Yes sir. और भी सेंटेंस बनाना, जो भी आपको दिक्कत आया ना वो आप मतलब नेक्स्ट क्लास में डाउट्स में पूछ लेना. विल टेक हाफ एन आवर डाउट सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर एक बार आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो बाकी ग्रामर पढ़ाना मेरे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी समझना आसान होगा. बाकी रूल्स रेगुलेशन समझना बहुत आसान होगा और आपको ये क्लियर है तो. फिर भी रूल नंबर 4 है ना. Then 5, fifth structure. Subject plus. To be work. Ma'am, 7:30 हो गया. Okay. हाँ सर. Sorry students, it's already 7:30. We have the next lecture scheduled. अभी तक जितना समझ में आया आपको? Yes. यस सर हाँ? Yes. कोई डाउट? No sir. ठीक है. Let's class. Thank you so much, sir. Thank you sir. Okay, thank you then. Thank you guys. Thanks.